जो बॉलीवुड ने या हॉलीवुड ने एक पर्सपेक्टिव बना के रखा है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में ये होता है, वो होता है, स्टिंग ऑपरेशन की लोग बात करते हैं, हनी ट्रैप्स की बात करते हैं, बट व्हाट इज द रियलिटी? It's a hard job. It's not so easy as it sounds. The real world and the real world are totally different. अच्छे अंडरकवर एजेंट के ट्रेड्स क्या होते हैं? Patience, perseverance, highly motivated. जब आप बात करते हो तो he should ask you equal number of questions. अगर किसी ने मेरे लाइफ में एक अंडरकवर एजेंट लाने की कोशिश की है, मैं पहचानूं कैसे कि ये इंसान अंडरकवर एजेंट है? आप पहचान नहीं सकते। अगर आम आदमी पहचान जाएगा तो अंडरकवर एजेंट का तो एसेंस ही लूज हो गया ना। मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे सकता कि आप कैसे पहचानो कि अंडरकवर एजेंट है। जब अंडरकवर एजेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे ना, अपने आप को इतना प्रिपेयर करके आएंगे कि आपको भी जिंदगी में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो एक अंडरकवर एजेंट है। 90% केसेस में जब लोग हमारे पास आते हैं तो दे आर नॉर्मली कंफर्म्ड कि हाँ है ही अफेयर और उनको कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन 10% केस ऐसे भी आते हैं जो जिसमें लोगों को सिर्फ शक होता है एंड दे टर्न आउट टू बी अनट्रू। ज्यादा केसेस कौन लेके आता है आपके पास में? इज इट द मेन और द वुमेन? इक्वल। कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है इसमें किसी भी तरीके की। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आदमी इतने सारे शादी के बाद मर गए, उनके बारे में इतना ज्यादा इशू बन गया। लेडीज को नहीं मारा जाता था पहले, अभी भी होता है। डॉरी का केस होता है, लेकिन अब क्योंकि आदमियों की शुरू हो गई तो इट बिकम अ नेशनल इशू। कोई ऐसा केस आया हो जिसकी वजह से आपका इंसानियत पे से भरोसा उड़ गया हो? इतना फिल्दी केस था वो, बेचारा वो 1 साल से जेल में सड़ रहा है एक गलत इल्जाम के चक्कर में अपनी ही बेटी को, और दुनिया उसके बारे में क्या सोचती होगी। ऐसा कोई केस हुआ है कभी कि जहाँ पे मतलब ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो? ब्लैक मैजिक में ना लोगों को इंटरेस्ट ही बहुत है, लोग सुनना भी चाहते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। ये भी एक ऐसी मिस्टीरियस वर्ड है डिटेक्टिव्स की तरह। हमारा प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे ना लोगों के डार्क सीक्रेट्स देखने को मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है नमन जैन जी। नमन जैन जी मैनेजिंग डायरेक्टर है स्ल्यूथ्स इंडिया कंसल्टेंसी के, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी और मोस्ट अवॉर्डेड प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है। इस पॉडकास्ट पे हमने बात की है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की दुनिया की। हमने बात की है कि किस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स ऑपरेट करते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। इनफैक्ट नमन जैन जी के लिए काम करने वाले कई सारे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की स्टोरीज उन्होंने इस पॉडकास्ट पे शेयर की है। कई सारे ऐसे किस्से बताए जो आपके दिल को दहला देंगे, कुछ ऐसी कहानियां बताई जो कि आपको झंझो के रख देगी। इस पॉडकास्ट पे आपको जानने मिलेगा प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस में आखिर होता क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस करते कैसे हैं, और कुछ ऐसी कहानियां जानने मिलेगी जो कि आपको हैरान कर देगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। नमन जी नमस्ते, आपका इस पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है दुनिया में जिसके बारे में लोगों को जानना होता है, बट देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब कोई जान नहीं पाता, एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट टाइम जब लोग आपके पास में आते हैं एंड दे टेल यू कि हमारे लिए प्लीज़ ये ढूंढ के निकालिए। एंड डिटेक्टिव का एक वर्ल्ड या प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का वर्ल्ड एक बहुत मिस्टीरियस वर्ल्ड है, तो उसी को आज डिकोड करेंगे। सो फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। श्योर, थैंक यू वेरी मच। जो हमने लास्ट लेट से कि 1-2 साल में न्यूज़ में एटलीस्ट केसेस देखे हैं, तो हम मतलब ब्लू ड्रम वाला एक वो चीज़ आ गया था। अभी रिसेंट एक केस था जहाँ पे माउंटेन में जाके वाइफ ने पुश कर दिया अपने हस्बैंड को, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। एक नेवी ऑफिसर का केस था, एक एयरफोर्स ऑफिसर का केस था। सो आई वॉज मतलब गेटिंग एट कि हो सकता है कि इसके वजह से लड़कों के अंदर बहुत ज़्यादा वो सस्पिशियस थिंग आ गई हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, इंक्वायरीज जो हैं प्री मैट्रिमोनियल केसेस में ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई हैं जब से ये केसेस हुए हैं ना, जो आपने सारे फ्रॉम बोथ द जेंडर्स। सोनम रघुवंशी फ्रॉम बोथ द जेंडर्स, बिकॉज लोग ना जनरली इसके बारे में अवेयर हो गए हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आई जिसमें लोगों ने हमें ये फ़ोन करके बोला कि भाई ये जो आजकल मर्डर केसेस हो रहे हैं ना, ठीक है, हमारे को तो भाई अब इन्वेस्टिगेशन करानी ही है, पता नहीं कल को क्या निकल जाए किसी का। करेक्ट, ठीक है। और लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। अवेयरनेस इस बारे में बढ़ी है कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। पेरेंट्स को ही नहीं पता होता बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं, कोई दूसरा क्या बता देगा आपको। सिर्फ एक कॉन्डूड की बात सुन ली, 1-2 लोगों की बात सुन ली से पता नहीं चलता कि बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं। इट रिक्वायर्स अ डीप इन्वेस्टिगेशन, राइट। नाउ द थिंग इज कि लोगों में प्री मैट्रिमोनियल केस के लिए अवेयरनेस बढ़ी है। लोग जो हैं हमारे पास आए हैं ये कहते हुए कि भाई शादी के बाद, और क्या अभी तो चलो आदमी इतने सारे शादी के बाद मर गए, ठीक है, उनके बारे में इतना ज़्यादा इशू बन गया। लेडीज़ को नहीं मारा जाता था पहले,
ज्यादा था, बिल्कुल। ठीक है, अभी भी होता है, अभी भी होता है। डाउरी का एक ठीक है, केस अभी रिसेंटली नोएडा डाउरी का भी केस होता है। ठीक है, सो कितने सारे लेडीज की भी तो वो हुई है, डेथ हुई है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आदमियों की नहीं शुरू हो गई तो इट बिकम अ नेशनल इशू। करेक्ट। ठीक है, लेकिन केसेस दोनों साइड से एक और होते हैं। जो बेटी अपनी किसी के घर में दे रहा है वो भी उतना ही स्केयर्ड होता है, जो बेटी ले रहा है वो भी उतना ही स्केयर्ड होता है। कभी ऐसा हुआ है प्री मैट्रिमोनियल केसेस में जब जहाँ पे आपने इन्वेस्टिगेशन किया हो एंड पता चला हो कि जो अपोजिट, जो भी जिसने भी केस लेके आया था, जिसके ऊपर भी करवाना था, पता चला हो कि बहुत ही मतलब गया गुजरा इंसान ही निकला वो, और इनको कुछ और बता रहा था? ऐसे तो बहुत निकल जाते हैं। देखो ऐसे तो कितने सारे केसेस का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। लोग अपने आप को IAS ऑफिसर्स बता देते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं। अब भी रिसेंटली मुझे केस याद आया आपसे बात करते करते, अभी हमने एक केस किया है जिसमें जो है, मतलब आप हैरान हो जाओगे सुन के। ठीक है, पर्सन आया ये बोल के जी मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है, माँ और बेटी, फादर एक्सपायर्ड थे, अकेले रहते हैं घर में। ठीक है, उनसे आके अरेंज मैरिज थी, मैट्रिमोनियल प्रोफाइल के थ्रू मिला कि मैं डॉक्टर हूँ। इनोसेंट लोग थे वो, उन्होंने ट्रस्ट कर लिया कि भैया डॉक्टर है, कोई बात नहीं। और बातें भी वही करता था डॉक्टर जैसी कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस हॉस्पिटल में ये हॉस्पिटल बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरा इतना पैसा है। ठीक है, अब कहता है अच्छा, बेटी से ज़्यादा मदर से बात करता था। ओके। हाँ हाँ, तो मदर्स को जो है पूरे अपने कॉन्फिडेंस में उससे लेके जो है ना अपनी साइकोलॉजी उसे पूरी कैप्चर कर ली। ठीक है, अब इतना ट्रस्ट डेवलप कर लिया मदर पे और उसकी बेटी पे भी कि उनको लगने लगा ये तो भगवान है हमारे लिए। ठीक है, ये तो हमारी लाइफ में जो है ना मसीहा बन के आया है। ठीक है, अब उनसे बोला कि जी मेरे को हॉस्पिटल में पैसे इन्वेस्ट करने, और हॉस्पिटल में जो मुझे पैसे इन्वेस्ट करने, मुझे ना आप चेक्स दे दो, मेरे को आप 1 नंबर में पैसे दे दो, मैं आपको 2 नंबर में वापस कर दूंगा। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को 1 नंबर के पैसे की ज़रूरत है, मुझे हॉस्पिटल जो बनवा रहा हूँ उसमें। उसकी बेचारी मदर ने इतना ट्रस्ट हो गया था, खटाखट 3-4 करोड़ रुपए के चेक्स काट के दे दिए उसको। ठीक है, उसमें से उसने 50 लाख रुपए कैश चेक जो है कैश करा लिया। ठीक है, 50 लाख रुपए का चेक एंड कैश कराने के बाद इन्होंने जब पैसे वापस मांगे उससे कि भाई कैश में दे दे अब तू पैसे वापस, जब तूने ले लिया कैश। तो कहते जी कौन से पैसे। ठीक है, और वो कहता है कि बाकी जो चेक्स दिए हुए थे उनको बाउंस करवा दिया, इन्होंने स्टॉप पेमेंट करा दिया, उनको शक हुआ, उसने बाउंस करवा दिया और चेक बाउंस करवा के उल्टा केस उनके ऊपर डाल दिया चेक बाउंसिंग का। अच्छा। हाँ हाँ, कि अब तुम मेरे को पैसे दोगे, अब ये कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं जी चेक बाउंसिंग के केस में उन्होंने बोला जी इसने हमसे चेक लिया था, कोई पर्पस भी तो होना चाहिए चेक लेने का, इसने हमारे को ये बोला था कि हमें कैश में पैसे देगा। कहता जी मैंने तो उनको कैश में पूरे के पूरे पैसे दिए 4 करोड़ रुपए, ये मुझे वो नहीं, क्या अभी मेरा कैश नहीं, कैश चेक नहीं कैश कर रहे। ओके, पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने करी। मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरीके के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं। सॉल्व कैसे हुआ फिर ये केस? हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी हमारी पूरी। उसका हमने पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया लड़के का। ही हैज बीन अ टोटल फ्रॉड, ही हैज डन इट टू मेनी पीपल इन द पास्ट। ओके, उसके अगेंस्ट FIR भी रजिस्टर्ड है। इंटरेस्टिंग। सो मतलब वो मल्टीपल टाइम्स ये सब कर चुका है एंड दिस वाज अगेन एक और उसका शिकार। यस, ये तो बहुत हो रहा है आजकल। और हर, मैं आपको बताऊं, NRIs को जो है यहाँ से क्या कैप्चर किया जाता है, वहाँ की सिटीजनशिप गेन करने के लिए वहाँ पे जाके केसेस डाल देती हैं। ठीक है, चाहे लड़की हो तो लड़के डाल देते हैं, लड़के हो तो लड़कियाँ वहाँ पे जाके केसेस डाल देती हैं, और वहाँ पे जो है उनके रेफ्यूजी बनकर जीना शुरू कर देते हैं, जी मेरे तो हस्बैंड मुझे मारता है। ठीक है, सिमिलरली जो यहाँ के लोकल हैं मैट्रिमोनियल फ्रॉड से गए लोग, NRI बन के यहाँ के लोगों को बात करते हैं कि जी मैं तो यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ, और मेरी ये पीछे का बैकग्राउंड है, और यहाँ पे आके लोगों से पैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, and then they just vanish. Matrimonial frauds have become so rampant these days. It is very important, very very important to get someone checked before marriage. Okay. And post matrimonial में कभी कोई मतलब ऐसा केस हुआ, I don't want to use the terms but sadistic हो सकता है कि मतलब किसी ने किसी का, मतलब हस्बैंड ने वाइफ का या वाइफ ने हस्बैंड का मर्डर कर दिया हो एंड फिर क्लेम किया हो कि वैनिश हो गए हो वो? हमने एक केस किया था आज से कुछ साल पहले, जिसमें जो है एक बहुत बड़ा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या है, बेसिकली हॉस्पिटल चलाते हैं, चैरिटेबल आई वुड से, बहुत सारे हॉस्पिटल चलाते हैं, स्कूल्स चलाते हैं। ठीक है, ट्रस्ट है बेसिकली, उस ट्रस्ट के ओनर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है जो उसके ट्रस्ट के ओनर हैं, उनके जो है कई सारे फॉलोअर्स हैं, करोड़ों में फॉलोअर्स हैं उनके। अब उनके बेटे की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है। ठीक है, रिसेंटली उसकी लव मैरिज हुई थी, तो जो लव मैरिज हुई थी उसमें जो लड़की थी वो लव मैरिज के बाद अपने घर चली जाती है। अब जब डेथ हो जाती है उसके बाद
बॉडी को क्रिमेट वगैरह करते हैं, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, कुछ नहीं रजिस्टर होता। अब वाइफ घर पे जाके इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम डाल देती है, और कई हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और बेटे के नाम से ही कितनी वेल्थ थी, ठीक है। तो उनको इस बात से नहीं था कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर रही है, उनको इस बात से था कि इसको ग्रीफ नहीं है। मतलब ये ना तो जब बेटे की डेथ हुई, ना तो इसको इतना ग्रीफ में देखा, और अंदर अपने आप वो कमरे में बंद कर ली थी। लोग सोचते हैं शायद अंदर रो रही होगी, लेकिन जब बाहर आई थी एकदम नॉर्मल होती थी, ठीक है। सो जो है वो उसको ना हमने ग्रीफ में नहीं देखा बेटे की डेथ के टाइम पे, और अब एकदम से जाते ही इसने प्रॉपर्टी क्लेम कर दी 2 महीने के अंदर अंदर। तो कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है इसके पीछे। हमने उस लेडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। शी वॉज़ वेरी वेल कनेक्टेड, मतलब वो खुद ही बड़ी वेल कनेक्टेड लेडी थी, और उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, जुडिशरी में, बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे उसे खुद के, ठीक है। उसने क्या किया कि वो जो है अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इनके ऊपर धड़ाधड़ एफआईआर फाइल करनी शुरू हो गई। मेरे को ऐसे हैरेस किया था, टॉर्चर किया था। हमने उस लेडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। हमें पता चला वो एक आदमी के साथ इन्वॉल्व है, ओके, ठीक है। अब उस लड़की की जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, यू नो व्हाट डिड यू फाइंड आउट, उस लेडी के पास ना इनके घर की सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, ठीक है, जो नहीं भी होनी चाहिए वो भी सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। हमने जो फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी जो फादर थे, उनकी 2 वाइफ्स थी, ओके, ठीक है। जो पहली वाइफ थी उनकी, वो जो ना कैरेक्टरलेस वुमन थी, उसका डिवोर्स हो चुका था, और उससे एक बेटा भी था। वो रॉग था बड़ा, गुंडागर्दी में, ड्रग्स व्रग्स में, इन सब में इन्वॉल्वमेंट था उसका। वो बेटा और ये दोनों आपस में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, और उसने इसको, अपनी गर्लफ्रेंड को, इसकी लाइफ में प्रॉपर्टी ग्रैब करने के लिए इंडक्ट किया था। सो एक तरह से अंडरकवर एजेंट बना के भेजा था उसकी प्रॉपर्टी को ग्रैब करने के लिए। और मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस कैसे डेथ हुई अब तो आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये पूरा प्लॉट डिस्कवर हो गया। इसके अंदर जेल वगैरह कुछ हुई फिर उन लोगों को? आई थिंक दैट केस इज गोइंग ऑन। ओके, या इंटरेस्टिंग। सो मतलब लोग इस हद तक भी जा सकते हैं, किसी भी हद तक। मतलब हमारा प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे ना लोगों के डार्क सीक्रेट्स देखने को मिलते हैं। कभी ऐसा कुछ, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट कभी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब कोई ऐसा केस आया हो जिसकी वजह से आपका इंसानियत पे से भरोसा उड़ गया हो? देखो, जितने भी केसेस मैंने आपको बताए हैं, इसमें इंसानियत थी कहाँ? मतलब कौन सा केस ऐसा है जिस पे आपको ऐसा लगता है कि इंसानियत पे भरोसा करना चाहिए? ठीक है, सारी केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है कि इंसानियत से भरोसा उठ गया हो आपका, ठीक है। बट यू नो, जितने केसेस में आप डीप जाओगे, हर केस में ही आपको लगेगा इंसानियत से भरोसा उठ गया है। बट फिल्दी केस था, एक फिल्दी, ठीक है। उस पर हमारे को लगता था कि यार ऐसा भी नहीं होना चाहिए, किसी को इतना बुरा भी नहीं होना, हैवान भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक पर्सन आए, कहते हैं मेरा ब्रदर जो है जेल में बंद है पिछले 1 साल से, उसकी जो बेल नहीं हो रही। मैंने क्या केस है? कहते हैं जी उसके ऊपर ना पॉक्सो का केस लगा हुआ है कि एक जो है उसके ऊपर ये केस लगाया गया है कि एक जो चाइल्ड है उसके ऊपर उसने मोलेस्टेशन का और रेप का केस डाला है, ठीक है। अब उसने कहा जी मोलेस्टेशन और रेप का जो केस डाला है, मैंने कहा चाइल्ड कौन है, कैसे मरे थे उससे? कहते हैं जी नमन जी क्या बताऊँ, वो उनकी खुद की बेटी है। मैंने कहा बायोलॉजिकल डॉटर? कहते हैं कि हाँ जी बायोलॉजिकल डॉटर। मैंने कहा कि बायोलॉजिकल डॉटर ने डाला है तो मस्ट भी, मतलब मैं थोड़ा सा हैरान भी हो गया। मैंने एक तो ना इंसानियत में आप ये सोच भी नहीं सकते, एक बार तो आपके दिमाग में आता है उसने किया ही होगा, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि तभी बायोलॉजिकल डॉटर क्यों डालेगी वरना? एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमने कहा कि कहते कि लेकिन नमन जी मैं सौगंध कर रहा हूँ भगवान की, वो उसने नहीं किया है। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ मैं, और जो है ना उसकी जो मिसेज है, ठीक है, वो जो है ना बहुत शातिर औरत है, उसके साथ जो है इनका डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। और चाइल्ड कस्टडी का केस उसने डाला हुआ था कि चाइल्ड कस्टडी के लिए, और जो बेटी थी वो जो है मदर उसको अपने साथ लेके चली गई थी। तो अब जो है ना कहते हैं जी आप इन्वेस्टिगेट करो हुआ क्या, क्या इसमें असलियत है, क्या इसमें असलियत नहीं है। तो जब हमने जो है ना उनके जो मेड सर्वेंट्स थी घर की, उनके आस पड़ोसियों से, जहाँ पर जब वो इससे घर में रहती तब जो पास्ट की मेड सर्वेंट्स थी उनसे इन्वेस्टिगेशन करी, तो कहते हैं जी भैया तो बहुत ही डिसेंट आदमी है, तो भैया से अच्छा और शरीफ आदमी तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं उनकी वाइफ जो थी ना बहुत चंटी, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा करना, ये सब करना, वो सब करती थी। कहते हैं कि और भैया उनको सारे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते, पैसे भी ला के देते थे, बट फिर भी पता नहीं उनके अंदर क्या था कि वो जो ना हमेशा भैया के पीछे ही पड़ी रहती थी। शी यूज्ड टू टॉर्चर हिम टू द
मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। तो अब क्या है कि जब हमने इधर की नेबर से भी इंक्वायरी करी, फ्रेंड्स से भी, हर जगह लड़के का पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला, तो हम भी कन्विंस थे कि यार हो सकता है इनोसेंट हो। ठीक है, फिर हमने जो है उसकी साइड से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। जब उससे घर के सर्वेंट से इंक्वायरी करी तो जो घर के सर्वेंट्स थे उन्होंने हमें बताया कि भाई ये जो बच्ची है ना, ये 12-13 साल की बच्ची है, इसको उसकी मदर इतना सप्रेस करके रखती है, ठीक है, कि वो बेचारी खाना भी ठीक से नहीं खाती है, कुछ भी नहीं करती है, और घर में हमेशा दबी दबी रहती है, अपने हिसाब से ना खेलती है ना कुछ करती है। जो उस बच्चे का बिहेवियर एक 12-13 साल के बच्चे का होना चाहिए कि भाई टीवी में अच्छे कॉमेडी सीरियल्स लगा देगा, कार्टून्स देख रहा है, बाहर जाके खेल कूद रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं करती है। ठीक है, वो कहते हैं कि बिल्कुल अपने मदर के दबाव में रहती है, और जो मदर कहती है सिर्फ वही करती है। अगर मदर बोलेगी कि भाई पानी का गिलास इधर रखो तो इधर ही रखेगी और कहीं नहीं रखेगी। वो जो इतना अपने मदर के कंट्रोल में है। फादर ने चाइल्ड कस्टडी का केस डाला था, कोर्ट ने उनको विजिटेशन राइट दिए हुए थे। ठीक है, अब मदर जो थी, ठीक है, उसका हमने पता किया तो उसका बैकग्राउंड पता चला कि जी ये तो जो साइकेट्रिकल इलनेस से पहले साइकिक ट्रीटमेंट भी चला था इसकी मदर का, शादी से पहले। इसको जो ना डिसऑर्डर है किस तरीके का, ये हर किसी से लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, अपने पेरेंट्स को ही मारती थी। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स भी उससे खुद से परेशान थे। ठीक है, लेकिन अब शादी के बाद पेरेंट्स ने भी ये सोच के शादी कर दी, भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अपने आप देखे जो देखना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अपनी बेटी को भी ऐसी सप्रेस करके रखती है। तो हमारा ना उसकी मदर के ऊपर शक गया। तो जिस स्कूल में उसकी बेटी जाती थी वहाँ पे ना हमने NGO के कुछ स्पेशलिस्ट बना के, ठीक है, उसकी बेटी से बात करने के लिए कुछ लड़कियों को भेजा, अपनी अंडरकवर एजेंट्स को भेजा, जिन्होंने बेटी से जाके किसी बहाने से, हमने स्कूल के प्रिंसिपल को भी कहलवाया कि किसी से किसी पर्सन से जो कि वहाँ का बहुत बड़ा एक मिनिस्टरियल पोजीशन पे था, कि भाई इनको एक बार अनऑफिशियली इससे काउंसलर से मिलवा दो। ठीक है, क्योंकि बड़ा गलत हुआ। प्रिंसिपल को तो मालूम ही था कि क्या हुआ। उसके बाद जब काउंसलर्स ने उसे जाके मिला, उसको चॉकलेट वगैरह दी, उससे बात करी, लड़की से प्यार से बात करी विदाउट हर मदर्स नॉलेज, तो उस लड़की ने हमें बताया कि ये तो मैंने मम्मी के कहने पे किया, मम्मी मेरे पीछे पड़ जाती है, मम्मी मुझे बहुत मारती हैं। ठीक है, और तब जो है ना हमने उस चीज़ का वीडियो बनाया। वो वीडियो हमने अपने क्लाइंट को प्रोड्यूस किया। मतलब उस केस को लेके इतना फिल्दी केस था, वो बेचारा वो 1 साल से जेल में सड़ रहा है एक गलत इल्ज़ाम के चक्कर में, अपनी ही बेटी को, और दुनिया उसके बारे में क्या सोचती होगी। राइट, सो you know come across such kind of cases, Right. जहाँ पे जो ना आपको लगता है कि यार ये इस दुनिया में ही हम लोग रहते हैं और इस दुनिया में क्या चल रहा है। करेक्ट। बट ये इसमें मुझे एक टेक्निकल चीज़ बताना कि जैसे आपने कहा कि उस लड़की का आपने फिर वीडियो बनाया विदाउट हर मदर्स नॉलेज, तो ये जो वीडियोस आप बनाते हो, आई एम श्योर कि ऐसे और भी बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पे विदाउट द नॉलेज आप वीडियो बना रहे हो या कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, स्टिंग ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं। इज इट एडमिसिबल इन कोर्ट? डेफिनेटली इट इज़, व्हाई नॉट। देखो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर रूलिंग है कि अगर आप कोई भी रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस करते हो बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन, इट इज ट्रीटेड एज एन एविडेंस। बट इवन इफ इट इज विदाउट देयर कंसेंट? इवन इफ इट इज विदाउट देयर कंसेंट। ओके। आप एक बात बताओ कि जब गवर्नमेंट खुद कहती है जी कोई भी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफिसर आपसे पैसे रिश्वत मांगे, ठीक है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग बना के हमें दो। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप उसको बता के थोड़ी रिकॉर्डिंग मांगे, तुम मुझसे रिश्वत मांग रहा है, मैं तेरी रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। राइट, तो ऑब्वियसली विदाउट द पर्सन्स कंसेंट यू हैव टू, अगर आपको कोर्ट में प्रूव करना है कि भाई जेसिका लाल मर्डर केस हुआ था, ठीक है, उसमें जो जर्नलिस्ट ने रिकॉर्डिंग करी थी विटनेसेस की, उनकी नॉलेज से थोड़ी करी थी, लेटर इट वाज प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सो ऐसे तो कितने इवेंट्स हुए जहाँ पे विदाउट द नॉलेज ऑफ द पीपल रिकॉर्डिंग्स हुई हैं। कोबरा पोस्ट ने कितनी रिकॉर्डिंग्स करी हैं। राइट, ठीक है, सो इजंट दैट प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जर्नलिस्ट कितनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं। तो जब जर्नलिस्ट करते हैं, कोबरा पोस्ट करता है, हर कोई अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए तो रिकॉर्डिंग कोर्ट ऑफ लॉ के लिए करेगा ही ना। मेक सेंस। स्टिंग ऑपरेशन बनाए क्यों जाते हैं? कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करने के लिए तो बनाए जाते हैं, ब्लैकमेल करने के लिए थोड़ी बनाए जाते हैं। मेक सेंस, यस। कभी ऐसे केसेस भी आपने कवर किए, मतलब जिसमें क्लाइंट आपके पास नहीं आए थे बट जस्ट बिकॉज ऑफ आपके इंटरेस्ट से? हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह का जो केस था, इट बिकेम लाइक अ ह्यूज थिंग इन द होल कंट्री। आई रिमेंबर कि जब वो केस आया था तो नेक्स्ट 3-4 months वाज जस्ट दैट ऑन टीवी। तो ऐसे केसेस में भी आपने पार्ट लिया? देखो मैं एक बात हूँ, SSR का केस एक ऐसा केस है जो आज तक टीवी पे है। ठीक है, और SSR का एक केस है जिसमें लोग आज भी हर कोई इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करता है। ठीक है, और लोगों के इमोशंस SSR के साथ जुड़े हुए थे। इनोसेंट लुकिंग बॉय था, ठीक है, हैप्पी बॉय था, ऑन स्क्रीन इमेज उसकी इतनी अच्छी थी कि लोग उसके बारे में बड़ा पॉजिटिव सोचा करते थे,
और मैं भी उसके बारे में बड़ा पॉजिटिव, आई वॉज अ फैन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, राइट, SSR का फ़ैन था, ठीक है, फ़ैन था क्या, फ़ैन हूँ भी अभी भी, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जहाँ पे आप ना उसको यू शुड लीव इट अनसेड, ठीक है, बिकॉज क्या है कि कभी भी ना एक पर्सन जो आज से 5 साल पहले जिसकी डेथ हो चुकी है उसके बारे में अब बात करके उसके बारे में वो चीज़ें डिस्कस करना, ठीक है, जो कि उससे अगेंस्ट जाए, उसके फेवर में जाए, ठीक है, इट्स ऑफ नो यूज़ नाउ, ठीक है। तो और पब्लिक ओपिनियन जो है, लेट द पब्लिक लिव विद इट्स सेंटिमेंट। जो लोग लॉजिकली सोचते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं कि भाई इट वाज नॉट अ सुसाइड, इट वाज अ सुसाइड, इट वाज नॉट अ मर्डर, ठीक है, लोगों के पास अपने उसको प्रूव करने के लिए एनालॉजीज भी हैं। वो ये कहते हैं कि भाई अंदर से सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थे, ठीक है, अंदर से कुंडी बंद थी, डोर वाज ब्रोकन ओपन, कोई उसमें ऐसी एंट्री नहीं नज़र आई, ठीक है, जिससे कि ये प्रूव हो सके कि उसने जो है उसका मर्डर हुआ था। उसके सर्वेंट्स को CBI ने, पुलिस ने ब्लैक एंड ब्लू कर दिया, ठीक है, मार मार के, ठीक है, कि भाई कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नज़र, उनको कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आया किसी भी तरीके का, ठीक है। तो कुछ उनकी जो है रिपोर्ट, ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, उसमें एम्स तक गई। एम्स में भी जाने के बाद, ठीक है, उसको क्लियर, ये एम्स ने भी डिक्लेयर कर दिया कि इट वाज अ सुसाइड, इट वाज नॉट अ मर्डर, ठीक है, और इसमें जो है उसके फादर ने उस रिपोर्ट को चैलेंज भी नहीं किया, ठीक है। एंड ये भी बात लोग कहते हैं कि भाई ही वाज अंडर डिप्रेशन, और उसकी प्रिस्क्रिप्शंस भी मिली हैं, वो अंडर एंटी डिप्रेसेंट्स था, ठीक है। सो ये लोग ऐसा भी कहते हैं, और लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई उसके जो है बहुत सारे साइंस ऐसे मिले, वो नेपोटिज्म का शिकार था, वो जो है उसको किसी ने पंच मारा हुआ था, उसकी बॉडी पे स्कार मार्क्स थे, ठीक है। हर किसी के अपने व्यूज़ हैं, आई वुड लेट देम लिव विद दोज व्यूज़। जो जैसा बिलीव करता है उस चीज़ को वैसा बिलीव करे, ठीक है। मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं लॉजिकल सोचता हूँ, बट आई वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू एनीथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल। क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सारे रहे ना। एक जो आरुषि तलवर वाला जैसे जो केस था, इट वेंट ऑन फॉर लाइक कितने लंबे समय तक वो चला, एंड फिर उसके बाद में जो भी हुआ उसमें, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट टाइम्स कि उनके बारे में बात की जाए, क्योंकि ऐसे केसेस ही सबसे ज़्यादा जो एक तरह से हो सकते हैं कि सोसाइटी में सुपरस्टिशंस को भी बढ़ावा देते हैं। बिकॉज मैं आपको आरुषि तलवार का जो केस है ना, आरुषि तलवार के केस में अल्टीमेटली द पेरेंट्स हैव बीन एक्विटेड इन दैट केस, ठीक है, बिकॉज सारी बातें अगर आप देखोगे, इट वाज नॉट गोइंग अगेंस्ट द पेरेंट्स। पुलिस हैड बॉच्ड अप ऑल द एविडेंसेस इन द केस इनिशियली इटसेल्फ, क्योंकि एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो चुके थे, कोई भी इसमें ना कल्प्रिट आज तक मिला नहीं है। बट जो मेरा पर्सनल बिलीफ है, आई हैव नॉट इन्वेस्टिगेटेड दैट केस, और हमारे लिए जो ना, हम लोग क्या है कि हम लोग ना कभी एज्यूम नहीं करते चीज़ों को, ठीक है, जब तक हम खुद उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट ना कर लें। जब हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं तभी हम एक ऐसी उससे पहुंचते हैं जब हम बोल सकें फॉर्मली कि हाँ ये चीज़ है। हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो मुझे एज्यूम नहीं करना चाहिए, बट जो मैंने देखा है, मुझे उसके पेरेंट्स इनोसेंट लगते हैं आज भी, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो दूसरा सर्वेंट था जिसको पुलिस नेपाल से पकड़ा, शायद उसका नाम कृष्णा था या क्या था, मुझे उसका इन्वॉल्वमेंट इस केस में ज़्यादा लगता है। ऐसा कोई केस हुआ है कभी कि जहाँ पे मतलब ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो? ऐसे केसेस भी आते हैं? देखो, ब्लैक मैजिक के ना हमारे बड़े सारे केसेस आते हैं, और ब्लैक मैजिक में ना लोगों को इंटरेस्ट भी बहुत है, लोग सुनना भी चाहते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। ये भी एक ऐसी मिस्टीरियस वर्ड है डिटेक्टिव्स की तरह, जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं है, जहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि इसमें होता क्या, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। मैं तो नहीं कहूँगा कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज आई गो बाय लॉजिक्स, ठीक है, आई डू नॉट गो बाय बिलीफ्स, ठीक है। सो मैं हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता हूँ, तो मैं नहीं कह सकता कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है नहीं करता, बट वी रिसीव अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे लोगों को लगता है कि दैट दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मैजिक, या उनके जो है वो उनको शक है कि किसी ने उनका ब्लैक मैजिक किया है। हम फाइंड आउट कर दो कि जिसके ऊपर उनको शक है कि वो एक्चुअली ब्लैक मैजिशियन का इन्वॉल्व है या नहीं है, कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं। बहुत लोग आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड के जो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर जो दूसरा बॉयफ्रेंड है उसने ब्लैक मैजिक करके मेरे से छीन के ले गया। ऐसे भी वियर्ड रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो एंड पीपल आर रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट फॉर ब्लैक मैजिक। और अभी हमने एक केस किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बताइए, ठीक है। वो वाला केस नहीं बताऊंगा, दूसरा बताऊंगा, वो अभी चल रहा है केस, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है वो, तो मतलब ऐसा केस है जहाँ पे अतः है, बट देन इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, द इन्वेस्टिगेशंस आर अंडर प्रोसेस, तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा कि जिसमें हमने सॉल्व किया था, और उसमें क्या था कि एक
वाइफ आई हमारे पास कि जी मेरे जो हस्बैंड हैं, ठीक है, वो जो ना उनके ऊपर वो ना अजीब सी बातें करते हैं। उनके भाई की अभी रिसेंटली डेथ हुई थी एंड ही इज़ अंडर डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द डेथ। और वो कहते हैं कि वो अपने ना भाई से बातें करते हैं, उनको उनका भाई दिखाई देता है, ठीक है, और सुनाई देता है उनको उनका भाई। और वो जो है वो कहते हैं कि मेरी भी जल्दी मौत होने वाली है और हमारी पूरी फैमिली को बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है, ठीक है, हम सब जो है बिल्कुल तबाह होने वाले हैं। और मैं अपने भाई से बात करता हूँ और मेरा भाई आके मुझे सब कुछ बताता है, ठीक है। तो हमने जो है वो और वो कहते हैं आपस में बात करते रहते हैं, कभी खो जाते हैं कमरे में, लंबे लंबे टाइम तक अपने कमरे में बंद करके बैठे रहते हैं, बाहर चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो जो कहते हैं जी आप ये फाइंड आउट करो चल क्या रहा है इनकी लाइफ में, हो क्या रहा है ये, ठीक है। तो हमने जो है ना उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी तो हम क्या करते हैं कि भाई आपको इंक्वायरीज करनी पड़ती हैं लोगों के बारे में। तो हमें पता लगा कि दैट वो ना शुरू से बहुत रिलीजियस किस्म के पर्सन रहे थे और अकल्ट साइंसेज में, ब्लैक मैजिक में उनका शुरू से बिलीफ बहुत ज़्यादा था, ठीक है। सो ही यूज्ड टू बिलीव इन इट अ लॉट। हमने जो है वो उनको जो है ना कई दिनों तक फॉलो किया, उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच किया। 4-5 दिन जब हो गए थे फॉलो करते हुए तो हमने देखा कि वो जो ना एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं रात के वक्त, ठीक है। अच्छा दिन में प्रॉपर होते हैं, नॉर्मल होते हैं, दिन में ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से जो है नॉर्मल बिहेव करते हैं, अपना बिजनेस निभाते हैं, शाम को आते हैं, शाम को जो है जाते हैं। और जाते हुए हमने देखा कि जब वो जाते थे ना कहीं पे भी तो हवा में बातें करते हुए जाते थे, ठीक है। अब ऐसे में पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया भी होता है लोगों को, अननोन लोग भी दिखाई देते हैं लोगों को, ठीक है। तो लोगों को दिखता है, हमें लगा कि कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा शायद, ठीक है। तो इस वजह से अपने आप हवा में अपने आप से ही बातें करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, कोई रीज़न नहीं है। और जाते थे एक गार्डन में जाके पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, ठीक है। और जो है ना एक बार पेड़ पे नीचे बैठे तो मेरे इन्वेस्टिगेटर थोड़े पास में चले गए, पास में जाके उनकी वीडियो बना रहे थे। तो एक जगह वीडियो में आवाज़ भी आ गई, डिस्टेंस से वीडियो में तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब पास से बनाओ तो कभी कभी आवाज़ थोड़ी बहुत आ जाती है। तो जब पास में गए तो आवाज़ आई एक कि भाई तू जो कहेगा ना मैं करूँगा, ठीक है, भाई तू चिंता मत कर, ऐसे कह के जो है ना वो आवाज़ आई हमारे को, वो रिकॉर्ड हो गई कैमरे में। अब हमने क्या किया कि कई दिनों के रिकॉर्डिंग्स उनकी देखनी शुरू करी पीछे की, कि जो वो जाते हैं, जब हमने उनकी वीडियोस जो बनाई थी, एक चीज़ हमने बड़ी खास ऑब्जर्व करी उसमें। हमने ऑब्जर्व ये करी कि जब वो पेड़ के नीचे बैठते थे ना तो उनकी मोबाइल की लाइट ऑन होती थी, ठीक है। जब हमने उनके देखा कि उनकी मोबाइल की लाइट ऑन होती थी हर टाइम, उसी टाइम पे जिस टाइम पे स्ट्रेंजर से बात कर रहे थे उस टाइम पे उनकी मोबाइल की लाइट ऑन हुआ करती थी। तो हमने देखा कि इस टाइम पे इनकी मोबाइल की लाइट ऑन है, इनका कहीं फ़ोन यूज़ में है, इसका मतलब इस टाइम पे, ठीक है। तो हमने उसके फ़ोन की टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करी तो हमें पता लगा कि दैट ही इज़ ऑलवेज ऑन कॉल विद वन नंबर, ठीक है। तो जब हमने वो नंबर का पता कराया तो इट बिलोंग टू अ तांत्रिक, ओके, ठीक है। हाँ, वो जो तांत्रिक है, ठीक है, अब हमने जो है उनकी वाइफ से बोल के क्या किया कि उनके फ़ोन में एक बग डलवा दिया जिससे कि रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आनी शुरू हो जाएं। तो जब हमने वो बग डलवाया उसमें, ठीक है, तो उसमें हमने बग से क्या होता है कि सारी रिकॉर्डिंग्स इनके पास आनी शुरू हो जाती थी। करेक्ट। तो तांत्रिक से जो बात करते थे वो कहता था इनसे कि भाई तुम्हारे को, वो जो ना तांत्रिक उनका भाई बन के बात करता, मिमिक्री आर्टिस्ट था, उनको जो ना भाई की आवाज़ पता थी और वो ऐसी ऐसी बातें बताता था उनके बारे में, उसके भाई के बारे में, कि जो उसके और उसके भाई के बीच की बातें थी, उनकी सिर्फ क्लोज फैमिली में नोन थी, एक अननोन पर्सन को कैसे मालूम होती थी, ठीक है। वो ऐसी बातें करता था कि तुम्हारे भाई ने ये किया था, तुम्हारे भाई ने वो किया था। और वो जो ना तांत्रिक फिर कहता था कि मेरे ऊपर तुम्हारे भाई की आत्मा आती है और मैं तुम्हारा भाई बन के तुमसे बात करूंगा। तो वो उसके भाई की आत्मा करके मिमिक्री आर्टिस्ट था, वो जो ना बातें भाई बन के करता था उससे कि तुम्हारे भाई की आत्मा मेरे अंदर आ गई है, फ़ोन पे बात करता था। और कहता था कि तुम्हारे को गाय दान करनी पड़ेगी, तुम्हारे को गोल्ड दान करना पड़ेगा, तुम्हारे को ये दान करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी फैमिली को प्रलय आ जाएगा, तुम्हारी मौत बहुत करीब है। और भाई कहता भाई मेरी आत्मा तड़प रही है, ठीक है, जो ये कहता है मेरा उपाय कर, मेरा ठीक से विधिव्रत जो है, मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, ऐसी बातें करता था, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास सारी आ गई और ये पैसे दिए भी जा रहे थे उसको, ठीक है। तो जब हमने तांत्रिक का नंबर पता किया तो हमें पता चल गया वो कौन है, कहाँ पे पहुंचा। बात ये नहीं थी कि वो तांत्रिक था, बात ये नहीं थी कि उसका और भाई की आत्मा आती थी। पता बात क्या थी, जब हमने उस तांत्रिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला वो तांत्रिक था ही नहीं है। हाँ, वो जो था उनके कई साल पहले एक ड्राइवर था, वो ड्राइवर का दोस्त था
ठीक है, और वो ड्राइवर ने अपने दोस्त को तांत्रिक बना के इसकी लाइफ में इंडेक्ट किया, क्योंकि वो इनका नेचर जानता था कि ही यूज्ड टू बिलीव इन अकल्ट मैजिक, ठीक है, और अकल्ट साइंस में बिलीव करते हैं, और ये जो है ये उसके पीछे इनको जो भी बोलोगे विश्वास कर लेंगे। तो ड्राइवर ने प्लान बनाया, भाई बन के वो तांत्रिक इनसे बातें करता था और तांत्रिक बन के इनसे खूब पैसे दोनों मिलकर लूट रहे थे। ओके, दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज व्हाट। तो मतलब अगर आपके लाइफ में आपके आजू बाजू जितने भी लोग रहते हैं, लेट्स से कि हो सकता है आपके ड्राइवर्स हो, आपके घर पे जो हाउस हेल्प होते हैं वो हो, या आपके बिल्डिंग में जो वॉचमैन हो, आप किसी ऑटो में आ रहे हो, किसी कैब में आ रहे हो, तो वो जो चला रहा है वो इंसान, ये अगर इनके सामने आप कोई भी बात कर रहे हो, आपको पता नहीं कि ये आगे जाके किस तरह से यूज़ हो सकती है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स फैमिली में भी ऐसे लोग हो जो देखो हम जो डिटेक्टिव्स हैं, हमारे इन्फॉर्मर्स होते कौन है? अभी आपने जितनी भी स्टोरी सुनी, हमारे इन्फॉर्मर्स कौन होते हैं? आपके ड्राइवर्स, आपके सर्वेंट्स, आपके नेबरहुड, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही आपके घर के नियर बाय प्रेस वाले, आपके एम्प्लॉयज़, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा लोग हैं जिनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आप गाड़ी में बैठते हो, अपने ड्राइवर के सामने आप सारी बातें करते हो, अपने बिजनेस की बातें करते हो, अपने घर की बातें करते हो, और वो साइलेंटली रॉबोट की तरह सुन रहे होते हैं। मतलब ड्राइवर ही नहीं रखता आप, ठीक है, बिकॉज और ड्राइवर को आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ड्राइवर का क्या है कि आपने अगर ड्राइवर को कल्टीवेट कर लिया, ठीक है, तो ड्राइवर आपकी गाड़ी में बग भी लगा देगा, आपकी सारी बातें भी सुन लेगा, आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। करेक्ट, ठीक है, तो बेसिकली यही तो सबसे बड़े इन्फॉर्मर्स होते हैं। यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम कि व्हाट यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ होम, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है, अनट्रस्ट वर्दी के ऊपर नहीं करना चाहिए। मेक सेंस। टेल मी कि ये दुनिया दिखती कैसे है? बिकॉज फ्रॉम द आउटसाइड पर्सपेक्टिव, जो बॉलीवुड ने या हॉलीवुड ने एक पर्सपेक्टिव बना के रखा है, हम तो वही देख पाते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में ये होता है, वो होता है, स्टिंग ऑपरेशन की लोग बात करते हैं, हनी ट्रैप्स की बात करते हैं, बट व्हाट इज द रियलिटी? सी आई टेल यू समथिंग, इस प्रोफेशन में ना जो आप मूवीज़ में देखते आए हो, होता सब कुछ है, बट जो मेथडोलॉजीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं, राइट। सो जो हम फिक्शनल वर्ल्ड में देखते आए हैं कि इस तरीके से एक केस को सॉल्व कर लेंगे, उस तरीके से केसेस सॉल्व नहीं होते हैं। एक बड़ी प्रैक्टिकल मेथडोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए आज की डेट में कई सारे प्रोडक्शन हाउसेज और हमारे साथ बॉलीवुड कोलैबोरेशंस करते हैं हमसे ये जानने के लिए कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को प्रैक्टिकली कैसे एनालाइज करके उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या क्या मेथडोलॉजीज हम उसमें यूज़ करते हैं जो कि प्रैक्टिकल वर्ड में यूज़ होती हैं टू मेक इट साउंड मोर रियलिस्टिक, राइट। सो जो हम लोग इन्वेस्टिगेशंस रियल वर्ल्ड में देखते आए हैं और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन रियल वर्ल्ड में होते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। होती केसेस वही सारे होते हैं, सिचुएशंस वही सारी होती हैं, प्लॉट्स भी वही सारे होते हैं, बट उसको सॉल्व करने के सिर्फ तरीके अलग अलग होते हैं। इट इज़ फार मोर इलेबोरेट देन व्हाट इज शोन इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे प्रोफेशन में जो कैमरे पे आपको दिखाया था किस तरीके से इन्वेस्टिगेट, उससे बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे कि आई गिव यू ए स्मॉल एग्जांपल, आपको किसी को फॉलो करना है, कितना इजी साउंड करता है किसी को फॉलो करना है पूरे दिन, करना ही क्या है उसमें, इट्स नॉट अ हार्ड जॉब टू डू, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। बट जब आपके फील्ड में इन्वेस्टिगेटर्स खड़े होते हैं, जब आपको 3-3, 4-4 दिन तक 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे तक एक जगह पे खड़े रहना पड़ता है और सब्जेक्ट की मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, एंड यू हैव टू मेंटेन योर पोजीशन, जस्ट कीप वॉचिंग दैट हाउस, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी पेशेंस की जरूरत पड़ती होगी। धूप है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, यू हैव टू मेंटेन योर पोजीशंस, एंड नॉट एवरीवेयर यू कैन टेक पोजीशंस इन द कार. You know, at most of the places in congested cities, right, you have to take positions on the motorbike because car easily follow नहीं कर पाती ट्रैफिक में और bike easily follow कर पाती है. तो अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब बाइकर्स आपके फॉलो करते हैं और जब रेंज में भी फॉलो कर रहे हैं, किसी भी हार्ड टेम्परेचर्स में फॉलो कर रहे हैं, वी आर अ वार्म कंट्री, ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर लेवल है 47 डिग्री 48 डिग्री तक पहुँच जाता है, उसमें भी वो खड़े हुए हैं अपने. हाउ हार्ड इट मस्ट बी अ जॉब. आप फील्ड में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, ठीक है, आपको इंक्वायरीज करनी है, तो सर्वेलेंस की बात करी, आपको इंक्वायरीज करनी है फील्ड में, आपको आस पड़ोस से इन्वेस्टिगेशन करनी है, गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, अंदर जाके आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, आस पड़ोस से पूछना है, और वो भी इस तरीके से पूछना है अंडर सूटेबल कवर स्टोरीज कि सब्जेक्ट को पता ना चले उसके बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, राइट. हाउ हार्ड इट माइट बी अ जॉब टू डू, राइट. इट साउंड्स ईजी ऑन द रियल साइड. आपको बैक ऑफिस ऑपरेशंस टीम आपकी काम कर रही है जो कि आपकी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है ऑन थ्रू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स, ठीक है, आपकी डार्क वेब रिसर्चेस कर रही है, ऑनलाइन रिसर्चेस कर रही है, उसके थ्रू जो आपको इन्फॉर्मेशन गेन होती है, फिर आपकी ऑन ग्राउंड टीम उसको जाके इन्वेस्टिगेशन करती है.
It's a hard job. It's not so easy as it sounds. Right? So this is what I meant. You know, the Bollywood, the real world and the real world are totally different. Correct. But टेल मी लाइक कि अगर आपको किसी को जैसे फॉर एग्जांपल सर्वेलेंस करना है किसी का, व्हाट आर लाइक द बेसिक्स जो आप फॉलो करते हो? क्योंकि जो आपने बात कहा कि आपको अगर किसी को फॉलो करना है तो हो सकता है वो बहुत ईजी काम लगे एंड होगा भी शायद, बट अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है तो हो सकता है ना कि मुझे पता भी चल जाएगा उतने ईजिली. तो हाउ डू यू हाइड योर सेल्फ? सी आई टेल यू समथिंग कि इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं इनविजिबल तो होते नहीं है, फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, अगर फॉलो करेंगे तो एक्सपोज होने का खतरा तो हमेशा रहता ही है. बट हेयर यू नो वेयर प्रोफेशनलिज्म कम्स इन. आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? आपको ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहनने होते हैं. ऑर्डिनरी लुकिंग पीपल जो कि इजीली आइडेंटिफाई ना हो जाए सड़क पे, उनको भेजना होता है. अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को, स्मार्ट लुकिंग पर्सन को, एक मॉडल को भेज दोगे, ही वुड नॉट बी सक्सेसफुल देयर. ही माइट बी सक्सेसफुल एज एन अंडरकवर एजेंट एट सम प्लेस. ठीक है, बट फील्ड की सर्विलेंस में ही मे नॉट बी सक्सेसफुल. आपको एक सिंपल पर्सन नॉर्मल शर्ट में जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, ठीक है, या नॉर्मल लुक्स वाला पर्सन जो कि क्राउड में मर्ज हो जाए, ठीक है, जो कि एक जगह पे खड़ा हो सके, ठीक है, जाके और लॉन्ग टाइम तक खड़ा हो तो कोई उसके ऊपर सस्पेक्ट भी ना करे कि यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ यू नो यू आर प्लांटिंग सच अ काइंड ऑफ पर्सन एट अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू हैव टू पुट समवन अंडर सर्वेलेंस. Then when you are following someone, right, while following someone you have to maintain distance obviously, but in congested cities like Delhi, Mumbai and Bangalore, right, you cannot maintain a lot of distance also from people, right. So क्या होता है कि जब आप ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करते हो तो चांसेस ऑफ लूजिंग द सब्जेक्ट बिकम्स मोर. तो आपको क्या करना पड़ता है कि एट द प्लेसेस जहाँ पर कंजेशन ज़्यादा है, आपको सब्जेक्ट की गाड़ी के पास अपनी गाड़ी लगानी पड़ती है, और जहाँ पे खाली रोड है, हाईवे है, वहाँ पे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, देन यू नो सी सर्टेन क्लूज कि सब्जेक्ट अलर्ट तो नहीं हो रहा है. वो क्लूज क्या होते हैं? राइट. अपने सब्जेक्ट बैक मिरर को बार बार एडजस्ट करके देख रहा है, ठीक है, किसी खाली सड़क पे गाड़ी रोक दी, ठीक है, और यू नो हेस्टली आप भी उसके पीछे पीछे गाड़ी रोक देते हो तो यू विल गेट एक्सपोज्ड. यू जस्ट हैव टू क्रॉस द सब्जेक्ट एंड गो अवे. ठीक है, अगर आपको जो है सब्जेक्ट किसी बंद गली में घुस जाता है, ये देखने के मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, कभी सब्जेक्ट रेड लाइट को क्रॉस कर लेता है, ये देखने के लिए मेरे पीछे कोई रेड लाइट तो क्रॉस नहीं कर रहा है. ठीक है, तो सर्टेन साइंस जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि सब्जेक्ट इज गेटिंग अलर्ट और नॉट. राइट, आई कांटेक्ट जो है आपको सब्जेक्ट से कभी नहीं करना होता. ठीक है, सब्जेक्ट की तरफ फेस करके या अपने मोबाइल का कैमरा करके या कोई भी और कैमरा करके खड़े ही नहीं होना होता. ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी टैक्टफुल जॉब टू हैंडल. ठीक है, सो इसमें और ये जो चीज़ है ना, ये आप विद द कोर्स ऑफ टाइम जब आप कई 100 सर्वेलेंस कर चुके होते हो, ठीक है, उस तरीके तब आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. ओके. राइट, सो जैसे कि फ्लाइंग आवर्स होते हैं ना एयरपोर्ट एयरलाइंस में, कि कितने नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स एक पायलट ने किए हैं या कितने नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स एक एयर होस्टेस ने किए हैं, वैसे ही कितने नंबर ऑफ डेज एक इन्वेस्टिगेटर ने फील्ड में सर्वेलेंस किया है. दैट मेक्स हिम you know more professional in the job, right, and that is why it is said in our field, the best investigator is the one who doesn't look like one. Makes sense, correct. Yeah, but tell me this कि top आपके पास में जो केसेस आते हैं, अगर आपको उसे कैटेगराइज करना हो तो कौन से कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं? देखो, जो जब हम कैटेगराइज करते हैं ना केसेस को, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो किसी भी डिटेक्टिव एजेंसी में हिंदुस्तान की, ठीक है, वो प्री मैट्रिमोनियल और पोस्ट मैट्रिमोनियल ज़्यादा होंगे. ठीक है, प्री मैट्रिमोनियल केसेस और पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस में जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा चीज़, ये जो चीज़ है ना, लोगों को अफेक्ट कर रही है. एवरी हाउस इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. हर किसी को शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली हाँ. लेकिन जो इफ़ आई टॉक अबाउट वैल्यूज़, इफ़ आई टॉक अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द केसेस, सेंसेशनल केसेस, ठीक है, वो कॉर्पोरेट के ज़्यादा होते हैं. ठीक है, कॉर्पोरेट्स में आजकल कॉर्पोरेट चीटिंग, कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग, ड्यू डिलिजेंस, इससे वैल्यूज़ जो हैं इससे बिल्टअप होती हैं किसी भी कंपनी में, अच्छी कंपनी में. राइट, सो वैल्यूज़ बिल्डअप करने वाले केसेस जो होते हैं कॉर्पोरेट्स के होते हैं या फिर सेंसेशनल के होते हैं, जैसे ब्लैकमेलिंग के केसेस हो गए, जैसे सुसाइड या मर्डर के केसेस हो गए. ठीक है, तो ऐसे केसेस होते हैं. और जो नंबर ऑफ केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस प्री मैट्रिमोनियल और पोस्ट मैट्रिमोनियल के होते हैं. ओके. एंड इसके बाद में कौन सा कैटेगरी आता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बताया प्री मैट्रिमोनियल, पोस्ट मैट्रिमोनियल, थेफ्ट के केसेस आते हैं, ब्लैकमेलिंग के केसेस आते हैं, लोग पैसा लेके भाग गए उनको ट्रेस करना, उससे केसेस आते हैं, लोग इलोप कर गए हैं किसी का, उससे केसेस आते हैं.
किसी की कोर्ट ने डिक्री इशू कर दिया, उसके एसेट्स पता करने हैं, उससे केसेस आते हैं। ठीक है, कोई एम्प्लॉई जो है अपने एम्प्लॉयर को किसी तरह की चीट कर रहा है कि अपना पैरेलल बिजनेस रन करना शुरू कर दिया, अपने कंपनी के बिजनेस को वहाँ पर डाइवर्ट कर लिया, मिस अप्रोप्रिएशन एंड एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स है, या फिर कोई एम्प्लॉई जो है अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर्स को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, या कोई एम्प्लॉई जो है थेफ्ट या पिल्फरेज में इन्वॉल्व है, या कोई एम्प्लॉई वेंडर से किकबैक्स ले रहा है, ठीक है, या फिर वेंडर से ब्राइब्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो थेफ्ट इज अ huge issue in the corporate world. These are blackmailing is a very huge issue. RTI activists, NGOs, chartered accountants, advocates, जो कि not every one of them, but कुछ एक ऐसे होते हैं जो अपने ही कंपनीज को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। एंड NGOs जो हैं आपकी जानबूझ के इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे NGOs हैं जानबूझ के आपकी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। RTI एक्टिविस्ट जो जानबूझ के आपकी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। जब आप इंडिया में बिजनेस करते हो, कुछ ना कुछ तो आप नेगेटिव होता ही है, हर बिजनेस में होता है, टॉप से लेके बॉटम तक हर बिजनेस में होता है। एंड आई कैन नॉट नेम, बट मैं इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई नेम अबाउट देम। ठीक है, हर जगह पे लूप होल्स होते हैं। अब आपके अगर कोई लूप होल्स पकड़ के आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, ठीक है, तो उस तरह के केस आते हैं कि उन ब्लैकमेलर्स को कैसे सबसाइड करना है। तो दिस इज बिकम वेरी रैम्पेंट। ठीक है, ड्यू डिलिजेंस से केसेस आते हैं कि आप एक कंपनी दूसरी कंपनी का जॉइंट वेंचर में जा रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराती है। ठीक है, ऐसे केसेस आते हैं जब आपको माल अपना क्रेडिट पे देना होता है तो उसकी ड्यू डिलिजेंस लोग कराते हैं। ठीक है, ऐसे केस आते हैं जहाँ पे माल नकली बन रहा होता है। ठीक है, उसको ट्रेस करना होता है कि भाई कहाँ पे हमारा नकली प्रोडक्ट बन रहा है, हमारी सेल्स अफेक्ट हो रही हैं, राइट, तो वहाँ पे रेड्स करानी होती हैं। तो ये केसेस बड़े कॉमन है। ओके। एंड जो आपकी लाइफ का, आपके करियर का सबसे पुराना और सबसे इंटरेस्टिंग केस है, वो कौन सा होगा? ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, बट एक केस है जो मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि उस केस में हमने इन्वेस्टिगेशन बहुत करी थी, और ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन उस टाइम पे, क्योंकि हम इतनी बड़ी टीम नहीं थी उस टाइम पे, तो वी वर जस्ट ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन द टीम। तो वो उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशंस जो है, मैं हर इन्वेस्टिगेशन खुद फील्ड में जाके खुद एग्जीक्यूट करता था। तो दिस वाज वन ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन दैट आई डिड माई सेल्फ। ये जो केस था, ये केस था जिसमें पर्सन केम टू अस। उसने कई साल पहले गया, 27 साल पहले की बात है, उसमें छोटी सिटी का केस था, इट वाज नॉट फ्रॉम बिग सिटी। तो केस केम टू अस जहाँ पे फादर आए एक लड़की के, वो उसकी शादी उन्होंने अब 20 दिन पहले ही करी थी, और 20 दिन में लड़की जो है अपना घर छोड़ के भाग जाती है, अपने हस्बैंड का घर छोड़ के। हस्बैंड ने बोला कि भाई ये तो जो है इसका, तुमने मेरी गलत शादी कर दी, तुमने जो है इस लड़की का तो पहले से अफेयर चल रहा था, इसलिए घर हमारा छोड़ के भाग गई होगी। ठीक है, और उन्हें सारा ब्लेम जो फादर के ऊपर डाल दिया। फादर केम टू अस सेइंग कि जी हमसे जो है ना, हमें ऐसा लगता नहीं है कि जो वो बोल रहा है वो सही है, और मेरी बेटी ऐसी कभी थी भी नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है, इसके हस्बैंड ने ही लगता है कुछ किया है इसके साथ। ठीक है, तो और ये हमारे ऊपर डाल रहा है, मेरी बेटी के कैरेक्टर के ऊपर डाल रहा है। 20 दिन लड़की की शादी को हुए थे, और लड़की जो थी शादी से खुश थी, ऐसा नहीं वो खुश नहीं थी अपनी शादी से, शी वॉज हैप्पी अबाउट द मैरिज। ठीक है, बट सारे, क्योंकि 20 दिन हुए थे, अरेंज मैरिज थी, सारे उनके रिलेटिव्स ने, सबने बोलना शुरू किया लड़की कैरेक्टरलेस थी, ये था वो था। अब हमने जो है उसके ऊपर, जब फादर आए, ही स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अस, तो हमने जो उस केस को अंडरटेक किया, और हमने वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द केस। जब हमने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया, तो हमने जो ना, हमने देखा कि वो जो लड़की थी, उस टाइम पे मोबाइल वगैरह इतने रैम्पेंट नहीं होते थे, बहुत कम लोगों के मोबाइल हुआ करते थे। तो वो लड़की ना एक शादी के बाद हमने जब इंक्वायरी वगैरह करी, तो अच्छा उनके घर में भी कोई फ़ोन नहीं था, तो वो किसी को फ़ोन करने ना, सब लोग बाहर PCO पे जाया करते थे। एक हमने जो है वो लड़की भी शादी के बाद अपने फादर से बात करने के लिए, किसी से बात करने के लिए PCO पे जाती थी एक, तो PCO पे जाती थी वो बात करने। तो और एक दिन वो जब PCO पे ही बात करने गई थी रात के वक्त, वो वहीं से गायब हो गई थी। ओके, ठीक है, तो अब हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी, हमने जो है पहले तो PCO वाले से इन्वेस्टिगेशन करी। PCO वाले जो है सारे कॉल के रिकॉर्ड्स रखते थे अपने पास उस टाइम पे, कौन आता था, किस किस नंबर पे कॉल करी जाती थी, हमने वो नंबर्स निकाले। तो जो लास्ट कॉल उसने करी थी लेडी ने, हमें वो नंबर मिल गया PCO से, उसने अपनी एक फ्रेंड को कॉल करी थी। ठीक है, जब हमने उसकी फ्रेंड से का नंबर हमारे पास रिफ्लेक्ट किया, मतलब हमें नहीं पता किसका नंबर है, हमने लेटर फाइंड आउट किया किसका नंबर है, तो पता चला उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नंबर है, फीमेल थी वो। हमने उसकी फ्रेंड को ट्रेस करके उससे जाके इन्वेस्टिगेशन करी, तो उसकी फ्रेंड ने हमारे को एक बड़ा रिवीलिंग फैक्ट बताया। उसकी फ्रेंड ने हमें बताया कि जब से इस लड़की की शादी हुई है ना, तब से जो इसका हस्बैंड है, उसका जो कज़न है, ठीक है, ही इज़ हैविंग अ बैड आई ऑन द गर्ल, और वो जो है ना, कभी कभी उसको घर में ब्रश करते हुए चले जाता है,
कभी जो है उससे आके बातों बातों में ये बोल देता है कि अगर तुम मेरे भाई की बीवी ना होती ना तो मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाता। लेकिन वो शी वॉज टू स्केयर टू से अबाउट दिस टू हर हस्बैंड। उसको लगता था कि मेरी मैट्रिमोनियल लाइफ में मेरे ऊपर ही कहीं कोई बात ना आ जाए कि तू मैं ही करेक्टलेस हूँ, कहीं मेरे हस्बैंड, क्योंकि अपने भाई के ऊपर तो मानेगा नहीं कि वो ऐसा बोल सकता है, ठीक है। वो अपने फादर से भी नहीं शेयर कर सकती बिकॉज फादर पर्टर्ब हो जाएंगे। तो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात शेयर करी थी कि वो ऐसे ऐसे मुझे बोलता है, ठीक है, एंड ही इज़ आइंग ऑन मी, इज़ प्राइंग ऑन मी। तो अब हमारे को जो ना उसके ऊपर भी शक हो गया। अब हमने जब उसने उससे कज़न का नाम लिया, हमने उससे कज़न के बारे में पता कि इसका कज़न कौन है। तो हमने जाके देखा कि इससे कज़न की थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं, पता चला बड़ा रॉक सा एलिमेंट है, ठीक है, आशिक मिजाज है और लड़कियों के पीछे भागता रहता है। उसका यही और गुंडा है, वहाँ का लोकल गुंडा है, और उसका जो सर्कल है वो भी जो है वो भी ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में रहता है वो, ठीक है। सो जब और हमने पूछा वो है कहाँ पे, तो पता चला कि भाई वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गया हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने लड़की की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। हमने बहुत सारे लोगों से वहाँ पे आस पड़ोस में बात करी, तो हमारे को 2-3 आई विटनेसेस मिले। उन्होंने हमें बताया जी रात को जो है ना एक कार आई थी उस लड़की को, जब वो पीसीओ से बाहर निकली, एक कार आई थी उसको पिक करने। उसमें 3 लड़के थे और वो लड़की उसमें आराम से बैठ के चली गई। हमने तो इतना ही देखा। एक आदमी ने हमारे वो कार का नंबर, मुझे आज तक वो कार का नंबर है, 27 साल हो गए, 5378 था लास्ट 4 डिजिट्स, ठीक है। वो 5378 नंबर की गाड़ी थी जो उसने मुझे बताया था उस टाइम पे। तो अब हमने जो है ना उस गाड़ी को ट्रेस करना शुरू किया कि भाई वो गाड़ी किसी शुरू का नंबर नहीं मालूम था, 5378 नंबर इज लास्ट 4 डिजिट्स के, आप ट्रेस तो कर नहीं सकते कि कौन था। अब हमने क्या किया कि हमने ना कई सारे लोग उसमें हमने इन्वॉल्व करने पड़े उस इन्वेस्टिगेशन में। हमने पता किया कि भाई किस रास्ते पे गई, तो पता चला वहाँ से हाईवे निकलता है। हाईवे से वो गाड़ी गई, तो हमने सीसीटीवी कैमराज भी ज़्यादा नहीं होते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो आज तो हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, उस टाइम पे सीसीटीवी भी ज़्यादा नहीं होते थे। तो जब हमने उसको हाईवे फॉलो करना शुरू किया उस गाड़ी को, तो कई सारे पेट्रोल पंप से हम गए। तो एक पेट्रोल पंप वाले ने बताया कि भाई साहब वो जो ना रात को एक भैया आए थे और मुझे बड़ा शक सा हुआ था क्योंकि वो बड़े नर्वस से थे और 2 लड़के बैठे थे, बीच में एक लेडी बैठी थी। नॉर्मली एक लड़का आगे बैठे था, 2 लड़कों के बीच में एक लेडी बैठी थी। मुझे बड़ा वियर्ड सा लगा और वो जो है वो आगे एक आदमी उसको ड्राइव कर रहा था कार को। तो मुझे बड़ा वियर्ड लगा कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो हमें जो है वो जब हमारे को एक क्लू मिला तो हमने उसको जो है जो उसका कज़न था उसकी हमने फ़ोटोग्राफ निकाल ली थी। फ़ोटोग्राफ दिखाई उसको, तो उसने समझा होगा कि हाँ मुझे ऐसे ही दिखने में लग रहा था वो लड़का, ठीक है। तो हमारा शक और स्ट्रांग हो गया उसके ऊपर। अब हमने आगे जाके हमने देखा कि और कई सारे पेट्रोल पंप से गए, कई जगह जो आगे जो गेस्ट हाउसेस मिले हमारे को रास्ते में, हमने सारे गेस्ट हाउसेस में जाके इन्वेस्टिगेशंस करी। फिर एक बड़ा शेडी सा गेस्ट हाउस मिला हमें, ठीक है। हमने वहाँ पे जाके जब इन्वेस्टिगेशन करी, कहते हैं जी हाँ यहाँ पे कल एक रात को यंग कपल आके रुका है और जो है वो यंग कपल जो है वो लेकिन मेरे को जो है लेडी अनमनी सी लग रही थी, जैसे बिना उसकी आई हो और थोड़ा सा नशे में भी लग रही थी, ठीक है, कि बिना मर्जी के आई हो। और वो ने ये आइडेंटिटी प्रूफ दिया उसने और जाके रुके हैं। आइडेंटिटी प्रूफ जो था वो कज़न का था नहीं, ठीक है, और एंट्री भी कज़न के नाम से नहीं थी। तो अब हमने कहा कि ये तो वो लग नहीं रहे फिर भी, लेकिन हमारे को शक तो हो रहा था कहीं ये वही पर्सन तो नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने उसी होटल के में एक रूम ले लिया और उसी होटल के रूम में हमारी एक टीम रुकी हुई थी और हम बाहर से वीडियोस बना रहे थे। तो जब हम सर्वेलेंस कर रहे थे तो हमने देखा कि उसका कज़न, आदमी का कज़न, उस रूम से बाहर निकला और बाहर निकल के वो कहीं गया और हमारी एक टीम ने उसको फॉलो किया। तो देखा कि वो कहीं पे खाना वाना लेने गया है। तब हमने जाके एकदम से गेट खटराया उस जगह का, लेकिन गेट खटराया तो जो है वो लेडी ने गेट खोला आके। जो लेडी थी वो हमारी जो है क्लाइंट की बेटी थी एंड शी वॉज ऑल ड्राउजी। उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने एकदम से बार्जिन किया अंदर, बार्जिन करके हमने उससे पूछा, वो कुछ अपने आप को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, हेल्यूसिनेटेड थी या क्या थी, जो भी थी, ठीक है। तो हमने उससे जब इंक्वायरी करी तो शी वॉज नॉट एबल टू से एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसा हमें लगा दैट शी इज़ ड्रग्ड, राइट। सो जब हमने उसकी फर्दर, हमने इमीडिएटली फादर को वहाँ से लोकल उससे जाके फ़ोन किया। फादर जो है थोड़ी देर में वहाँ पर आए। ये जो एरिया था उस जगह 40 किलोमीटर दूर था। तो फादर वहाँ पे आ गए उसके, और हमने पीसीआर को कॉल कर दिया। पीसीआर वहाँ पे आ गई। लड़की अगले दिन फिर होश में आई। तब जब होश में आई तो उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे कैसे हुआ। कहते हैं कि जी उस दिन मैं जब वहाँ से निकल रही थी तो इसने मुझे आके बोला कि अकेले आया था उस टाइम पे, और इसने मुझे आके बोला कि भैया ने जो है, आप यहाँ पे पीसीओ पे इतनी रात को कॉल करने आए हो, भैया इज़ गेटिंग वेरी एंग्री, ठीक है, और आपको जो है वो कार में चलना पड़ेगा मेरे साथ बैठ के, ठीक है। और कहते हैं कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती कि बिकॉज मुझे पता था कि ये गलत आदमी है, ठीक है, मैं इसका जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं डर इतना गई थी कि भैया कहीं गुस्सा ना हो जाए,
ठीक है, और हो सकता है कि उन्होंने ही भेजा हो, वरना इसको कैसे पता कि मैं पीसीओ पे आती हूँ। लेकिन ये मेरे को पहले से वॉच करता था कि मैं इसी पीसीओ पे आती हूँ, इसलिए इसको पता था। तो मैं जो है इसका डर के मारे बैठ गई, और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, ठीक है, पीछे आके 2 लोग और बैठ गए, ठीक है, और फिर जो है उन्होंने मुझे पता नहीं क्या सुंघाया, क्या किया, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने अपना होश खो दिया, ठीक है। और उसके बाद से बस मेरे को धीरे धीरे जब होश आया तो मैंने देखा मैं इसी कमरे में थी, ठीक है। और उन्होंने, फादर ने और बेटी ने हमें इतना थैंक बोला, मतलब वी कुड जस्ट सेव हर लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो केस मुझे आज तक इतना याद रहता है, बिकॉज उसमें एफर्ट बड़ा इंक्लूड था, और ये नहीं पता किस डायरेक्शन में आपको जाना है, और वी वर लकी इनफ टू फाइंड हर। वरना तो क्या था कि अगर हमें वही ना मिलता गेस्ट हाउस जहाँ पे वो थी, तो केस शायद अनसक्सेसफुल भी हो जाता। करेक्ट, ठीक है। तो सही चीज़ सही टाइम पे क्लिक हो जाए, वो किस्मत के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हम एज एन इन्वेस्टिगेटर अपनी मेहनत कर सकते हैं। तो टेल मी दिस ऑल्सो कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का सर्वेलेंस कर रहे हो, या जैसे इस केस में आपने पता लगाने की कोशिश की, जब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर किसी का सर्वेलेंस कर रहा है या कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या क्या वो पता लगा लेता है? देखो, पता लगाने का तो कुछ ही पता लगा सकते हैं, ठीक है, कितना भी डीप जा सकते हैं। डिपेंडेंट क्या होता है इन्वेस्टिगेशन फील्ड में कि कितने नंबर ऑफ डेज आपको एक केस के ऊपर काम करना है, ठीक है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ डेज आपके एक्सटेंड होते हैं, ठीक है, उतना क्लाइंट के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कॉस्टली होती जाती है, ठीक है। जितना आप ह्यूमन रिसोर्स लगा रहे हो, ठीक है, जितना आप बैक ऑफिस ऑपरेशंस टीम पे लगा रहे हो, ऑन ग्राउंड इंक्वायरी की टीम भी लगा रहे हो, सर्विलेंस की टीम भी लगा रहे हो, अलग अलग तरीक़ों से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, डिपेंडेंट ये होता है कि क्लाइंट जो है आपको कितना सेंसिटिव है वो केस, ठीक है, वेदर योर बजट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अलाउज यू टू इन्वेस्टिगेट सो मच और नॉट, राइट। सो बट इंट्रूड आप कितना भी कर सकते हो, और किसी भी हद तक कर सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टिगेट करने के, ठीक है। ये तो जो इंक्वायरी, दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेथड्स, राइट। वी इंडक्ट अंडरकवर एजेंट्स। अंडरकवर एजेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। अंडरकवर एजेंट ही अगर आपने किसी की लाइफ में, सपोज अगर मैंने किसी अपने अंडरकवर एजेंट को, मेल या फीमेल, आपकी लाइफ में इंडक्ट कर दिया और आपका बेस्ट फ्रेंड बनवा दिया उसको, ठीक है, सी हाउ मच इन्फॉर्मेशन विल आई गेन अबाउट यू थ्रू दैट, ठीक है। ही विल हैव एक्सेस टू ऑल द प्रोमाइसेस दैट यू हैव, ही विल एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव इन योर माइंड, ही विल बी एबल टू जज योर इंटेंशंस कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बिकॉज ही इज गोइंग टू टॉक टू यू। और अंडरकवर एजेंट्स आर वेरी वेल ट्रेंड, उनको ये भी पता होता है कि किसी को ड्रिंक पे अपने साथ ले जाना है, तो सामने वाले की ड्रिंक को बड़ा बनाना है, अपनी ड्रिंक को छोटा बनाना है, ठीक है, ताकि आप उससे सीक्रेट्स निकलवा सको, ओके, राइट। दे एम्प्लॉय सर्टेन स्ट्रेटजीज, दे नो हाउ टू बग द प्लेसेस, दे नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो अंडरकवर एजेंट्स आर यूज्ड एट मैनी 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 प्लेसेस। एंड मुझे ये बताना कि अंडरकवर एजेंट्स को आप हायर किस बेसिस पे करते हो, मतलब व्हाट आर द ट्रेट्स? देखो, अंडरकवर एजेंट्स को जब हम हायर करते हैं तो डिपेंडेंट हमारे के लिए केस क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे को किसी एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन से पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करनी है, और हमें पता है कि पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्लैमरस वर्ड, तो हम एक मेल या फीमेल अंडरकवर एजेंट को लगा सकते हैं, ठीक है। और कहीं पे जैसे आदमी को अपने ऑफिस में लगवाना है, जैसे उसको पता है कि नीचे मेरे कुछ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो रहा है, या मेरे जो एम्प्लॉई सेंटिमेंट है वो ख़राब हो रहा है, या नीचे थेफ्ट या पिल्फरेज हो रहा है, ठीक है। तो उस लेवल के पियून के लेवल से लेके एक कंपनी का चार्ट अकाउंटेंट भी अंडरकवर एजेंट हो सकता है, ठीक है। एक कंपनी में एक लॉयर भी अंडरकवर एजेंट हो सकता है, एक कंपनी में एक अकाउंटेंट भी हो सकता है, एक कंपनी में एक फील्ड सुपरवाइजर भी हो सकता है। कोई भी अंडरकवर एजेंट हम बना के उसी प्रोफाइल का हमें भेजना पड़ेगा जिस प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है। पर्सनल केसेस में जब आप बताते हो, कॉर्पोरेट में तो आपको डिग्री के हिसाब से अंडरकवर एजेंट लगाना पड़ता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, करेक्ट, ठीक है। और जो पर्सनल केसेस होते हैं उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, किस एज के अंडरकवर एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कई केसेस में हमने 60-60 साल की लेडीज़ को अंडरकवर एजेंट लगाया, ठीक है। वो उसमें रिक्वायरमेंट क्या थी, उसमें हमारी क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी दैट दे वांटेड, क्लाइंट वांटेड हिज वाइफ टू बी काउंसल्ड बाय एन इक्वल एज ऑफ लेडी, बिकॉज वो जो वाइफ थी, ठीक है, वो डाइग्रेस हो रही थी, उसकी जो मेंटल स्टेट थी, ठीक है, वो किसी की सुनती नहीं थी, ठीक है। वो चाहता था कि भाई कोई एक इसके इक्वल एज की लेडी इसकी फ्रेंड बने, और इसकी फ्रेंड बन के इसको काउंसल करे। तो हमने एक उस एज की साइकोथेरेपिस्ट को ढूंढा जो हमारे लिए अंडरकवर एजेंट बनने के लिए तैयार हो गई, एंड वी इंडक्टेड दैट लेडी इनटू हर लाइफ, तो जो उसको काउंसल करती थी। ऐसे अंडरकवर एजेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यंग एज में जब आपको अंडरकवर एजेंट्स की जरूरत पड़ती है तो कई बार आपको मेल और फीमेल मॉडल्स को यूज़ करना पड़ता है, प्रोफेशनल मॉडल्स, ठीक है। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग जो है जब आप रिक्रूटमेंट करते हो
रिक्रूटमेंट इटसेल्फ इज अ टफ प्रोसेस। फिर क्या होता है कि आपके पास अंडर कवर एजेंट रेडी तो होते नहीं, क्योंकि हर केस में अलग अंडर कवर एजेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब आप अंडर कवर एजेंट्स को रिक्रूट करते हो, ठीक है, तो आपको ये देखना होता है कि आपका टास्क क्या है। अब आपको अगर मेल और फीमेल मॉडल वो करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो आपको क्या देखना होगा, एक मॉडलिंग एजेंसी से बात करनी होगी, उनसे आपको इंटरव्यूज़ करने होंगे। एक अंडर कवर एजेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपको 100 इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं, तब जाके एक आपको आइडियल प्रोफाइल मिलती है। सो ये इसमें मुझे बताना कि एक अच्छे अंडर कवर एजेंट के ट्रेट्स क्या होते हैं, मतलब किस बेसिस पे आप उन्हें सिलेक्ट करते हो? सी, पेशेंस, परसिवरेंस, हाईली मोटिवेटेड, ठीक है, और जिससे आप बात करो, जब आप बात करते हो तो ही शुड आस्क यू इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो आपके असाइनमेंट में इंटरेस्टेड हो, जो आपके असाइनमेंट के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछे, जिसके आप उसकी ब्रेन की कैपेसिटी को जज कर पाओ कि इज़ नॉट अ डम पर्सन, ही हैज़ गॉट अ ब्रेन ऑफ हिज ओन, ही इज़ आस्किंग यू द इंटरेस्टिंग डिटेल्स ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, ब्रेन उसका शार्प है, वो इस तरीके के काम को हैंडल, एंड ही इज़ ब्रेव। ठीक है, वो जो है डरेगा नहीं, राइट, अंडर कवर। और साथ साथ जो है, when he has to be docile he can be docile, when he has to be aggressive he can be aggressive। ठीक है, तो इस तरीके से हम अंडर कवर एजेंट को जज करते हैं कि उसने उसका हेल्थ का स्टेटस क्या है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, कैसी उसकी पर्सनालिटी है, उस हिसाब से हम लोगों को जज करके फिर उनको रिक्रूट करते। देन अ हैवी ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड, वेरी हैवी ट्रेनिंग। दिस ट्रेनिंग इज गिवन बाय सीनियर IB ऑफिसर्स, इन आवर कंपनी, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स। कैसे एक अंडर कवर एजेंट को प्रिपेयर किया जाता है, उनको ट्रेनिंग क्या होता है इस ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में उनको ये बताया जाता है कि किस किस तरीके से उनको जाके उसकी लाइफ में इंडक्ट होना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एक अंडर कवर ऑप्शन, इंडक्शन। ठीक है, आप किसी की लाइफ में किसी को भी इंडक्ट कैसे करोगे? ठीक है, इंडक्ट करने के लिए आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि उस पर्सन की जिसकी लाइफ में इंडक्ट हॉबीज़ क्या हैं। आप उसको जिम में उसके साथ इंडक्ट कर सकते हो भेज के, या उसके डांसिंग स्टूडियो में जाता है, डांसिंग स्टूडियो में आप इंडक्ट कर सकते हो। जिस कॉलोनी में वो रहता है उस कॉलोनी में इंडक्ट कर सकते हो, जिस क्लब में जाता है उस क्लब में इंडक्ट कर सकते हो। वो कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो उसको कस्टमर बना के भेज सकते हो। किस तरीके से क्या बन के आपको जाना है। ठीक है, आपके अंदर अगर कोई 100 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है कि अगर सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में क्या बताना है। ठीक है, अपने प्रोफेशन के बारे में क्या बताना है। ठीक है, तो हर चीज़ की लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। सो बेसिकली जो अंडरकवर एजेंट है उसे एक पूरी दूसरी आइडेंटिटी अपनानी पड़ती है। नहीं, आइडेंटिटी को हम इम्पर्सनेट नहीं करते, क्योंकि हमें लीगल बाउंड्रीज में भी करना होता है। अच्छा, तो हम ये लीगल उसको नहीं है? ऐसे प्रोफेशन से लेकर आते हैं जिसमें वो अपनी रियल आइडेंटिटी बता सके। अच्छा, सो अब अगर वो मॉडल है तो ये बताएगा मैं मॉडल ही हूँ। ही विल नॉट से आई एम अ डिटेक्टिव। अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में ही काम करेगा, अपनी आइडेंटिटी को फेक अडॉप्ट नहीं करेगा वो। लेकिन वो आइडेंटिटी दुनिया के लिए तो वो तो एक कवर होगी ना, वो आइडेंटिटी। हाँ। अंडर कवर तो हमारे लिए है, राइट? तो वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में ही काम करता है, और जब केस पूरा हो जाता है तब हम उसको सटल तरीके से विड्रॉ कर लेते हैं कि भाई मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, मेरा काम अब वो कहीं पे और शिफ्ट हो गया है, एंड वी विड्रॉ द अंडरकवर एजेंट विदाउट एनी थ्रेट। कभी ऐसा हुआ है कि कोई अंडरकवर एजेंट एक्सपोज हो गया हो, जिसके लिए भी आपने जो भी इसमें भेजा हो, जो भी इंसान के पीछे आपने उन्हें भेजा हो, उस इंसान ने पहचान लिया हो कि कुछ गड़बड़ है? आज तक नहीं हुआ। ओके, आज तक नहीं हुआ। दीज आर वेरी, हम कैलकुलेट रिस्क लेते हैं और हाईली ट्रेंड होते हैं लोग। ठीक है, और हम लोग पीछे से पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनको। सारी टीम्स लगती हैं इन्वेस्टिगेशन की। एक अंडरकवर एजेंट अकेले काम नहीं करता, उसके पीछे टीम्स बहुत सारी होती हैं। ठीक है, जो कि ये बताती रहती हैं कि आपको कैसे जाना है, क्या आगे काम करना है। ठीक है, तो देयर इज अ लॉट दैट गेट्स डन बिहाइंड द बैक ऑफ द अंडरकवर एजेंट। बट इसका मैं फ्लिप भी आपको पूछूंगा, बिकॉज अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने मेरे लाइफ में एक अंडरकवर एजेंट लाने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि मैं जहाँ पे भी क्रिकेट खेलने जाता हूँ वहाँ पे वो आके मुझसे मिलेगा, मुझसे दोस्ती करेगा। मैं पहचानूँ कैसे कि ये इंसान अंडरकवर एजेंट है? आप पहचान नहीं सकते। आम आदमी कैसे पहचान सकता है? दैट इज अगर आम आदमी पहचान जाएगा तो अंडरकवर एजेंट का तो एसेंस ही लूज हो गया ना। ठीक है, सो मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे सकता कि आप कैसे पहचानो कि वो अंडरकवर एजेंट है। ठीक है, बिकॉज जब अंडरकवर एजेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो एक इतनी स्ट्रॉन्ग कवर स्टोरी के साथ आएंगे, अपने आप को इतना प्रिपेयर करके आएंगे कि आपको भी जिंदगी में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो एक अंडरकवर एजेंट है। ओके, यस। सो ये तो फिर मतलब मैं किसके ऊपर भरोसा करूँ, किसके ऊपर नहीं करूँ, जब मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ और कोई मुझसे रैंडम इंसान मिल रहा है? देखो, व्हाट यू नीड टू डू इज कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई आप किसके ऊपर भरोसा करना छोड़ दो आप लोगों के ऊपर। ठीक है, ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रस्ट पीपल, बट यू ऑल्सो हैव टू बी श्योर ऑफ वन थिंग। ठीक है, हैव यू डन समथिंग रॉन्ग?
ठीक है, इफ यू हैव नॉट डन समथिंग रॉन्ग, व्हाई वुड एन अंडरकवर एजेंट कम इनटू योर लाइफ? राइट, एन अंडरकवर एजेंट इज गोइंग टू बी इनटू द लाइफ ऑफ दोस पीपल, ठीक है, जहाँ पे आपने कुछ गलत किया हो, ठीक है, या आपको एक अंडरकवर एजेंट की जरूरत हो। अब लोग अंडरकवर एजेंट को क्या सोचते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रही है, अंडरकवर एजेंट को लोग सोचते हैं हनी ट्रैपिंग के लिए यूज होते हैं। नो, अंडरकवर एजेंट्स आर नॉट यूज फॉर हनी ट्रैपिंग, अंडरकवर एजेंट्स आर यूज्ड फॉर मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, काउंसलिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है, फीमेल्स की लाइफ में फीमेल्स को इंडक्ट किया जाता है, वो उनकी रूममेट्स हॉस्टल में रूममेट्स बन के चली जाती हैं ताकि उनको काउंसल कर सकें टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इफ दे फॉलन टू ड्रग्स और इफ दे फॉलन टू रॉन्ग कंपनी और इफ दे फॉलन टू गैम्बलिंग, ठीक है। अंडरकवर मेल की लाइफ में मेल को इंडक्ट किया जाता है, जरूरी नहीं है कि ऑपोजिट सेक्स को आप इंडक्ट करो, कहीं ऑपोजिट सेक्स को भी इंडक्ट करना पड़ता है कई बार, बिकॉज इफ यू फील कि ऑपोजिट सेक्स कैन ब्रिंग रिजल्ट्स तो आपको ऑपोजिट सेक्स को करना पड़ता है, बट इट्स नॉट अबाउट हनी ट्रैपिंग एट ऑल, राइट, ठीक है। तो बेसिकली आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, एक केस स्टडी है, ठीक है, रियल लाइफ। हमने केस किया, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी एक बेटी जो है एक बिल्कुल सड़क छाप लड़के के चक्कर में फंस गई, ठीक है। वो जो लड़का था वो कुछ काम नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ जो है इसको लड़की को एक्सप्लॉइट करता था। उसको पता था कि मेरे को बहुत ही हाई प्रोफाइल लड़की मिल गई है, ठीक है, और पूरा का पूरा टाइम अपना इस लड़की को देता था, लेकिन उस लड़की को ये भी शो करता था कि देखो मैं जो है कितना बिजी रहता हूँ, अपना इमेज बनाने के लिए करता कुछ नहीं, घर में सो रहा होता था, ठीक है, या फिर रोल करके सिगरेट को अपनी ड्रग्स ले रहा होता था, ठीक है, लेकिन बताएगा मैं अभी बैंक में हूँ, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी मैं वो काम कर रहा हूँ, ठीक है, और पड़ा रहेगा घर में, ठीक है। उसकी इंटरेस्ट अपनी तरफ गेन करने के लिए अपने आप को ये दिखाता था देखो मैं कितना बिजी रहता हूँ, ठीक है, अवॉइड करता था उसको जानबूझ के, जबकि वो लड़की चाहती है उसके पास आए, टाइम देता था लेकिन उस अपने हिसाब से टाइम देता था उसको, ठीक है। सो और बातों में बड़ा माहिर था, बातें बड़ी अच्छी करता था, किसी के ब्रेन को वो कर सकता, ब्रेन वॉश कर सकता था वो लड़का, इस तरह का लड़का था। अब वो जो लड़का था इनकी लड़की को, अच्छा ऐसा लड़का था कि दैट ही स्लेप्ट विद अ वुमन, उसको आके बता देता कि मैं यू नो आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक यस्टरडे, आई हैव स्लेप्ट विद अ वुमन, खुद ही आके बता देता था, ठीक है। सो अब वो थोड़ा बहुत लड़ती थी, देन शी अगेन हैड, वो बातों में उसको मॉडुलेट करके अपनी तरफ खींच लेता था। अब इस लड़की की साइकोलॉजी को इतना ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर कर लिया था उसने कि उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो हमारे ही क्लाइंट ने एक मेल अंडरकवर एजेंट को और एक फीमेल अंडरकवर एजेंट को अपनी ही डॉटर की लाइफ में लगाया। ओके। मेल अंडरकवर एजेंट का रोल क्या था, ही वॉज अ मॉडल, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी हैंडसम, ब्रेन की क्वालिटी उसके अंदर ज़बरदस्त थी। हमने एक ऐसा मॉडल ढूंढा था जो उस लड़के से भी ज़्यादा अच्छी बातें कर सकता हो, ठीक है, और उस लड़की के साथ हमने उसको इंडक्ट किया उसकी लाइफ में। सिमिलरली एक और फीमेल अंडरकवर एजेंट को उसी की लाइफ में इंडक्ट किया, वही मॉडल थी, उसको भी उसका फ्रेंड बनवाया, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशंस होते हैं ना, तो ये इंक्विजिटिव हो जाते हैं लोग जनरली कि भाई आप जो है मॉडलिंग प्रोफेशन से आए हो या बिन अ सेटल्ड मॉडल और एन एक्टर, तो लोग आपके बारे में इंक्विजिटिव जानना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स इजीली बन जाते हैं, ठीक है। और फिर आप अपने आप को कैरी अच्छा कर सकते हो, जब आप इस प्रोफेशन में होते हो तो अपने को कैरी अच्छा कर सकते हो, आपको पता है कि अपने आप को कैरी कैसे करना है। तो ये जो फीमेल अंडरकवर एजेंट है ये इसकी फ्रेंड बनी, ठीक है, और इसने धीरे धीरे उसको गाइड करना शुरू किया टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और इस फीमेल अंडरकवर, ये जो मेल अंडरकवर एजेंट था ये भी इसका फ्रेंड बना, ठीक है। फीमेल अंडरकवर एजेंट ने उसको इस वाले मेल हमारे अंडरकवर एजेंट की तरह उसको डायरेक्ट करना शुरू किया कि देख बॉयज़ तो ऐसे होने चाहिए, देख इसकी पर्सनैलिटी देख, ठीक है, देख कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। और वो लड़का जिसके चक्कर में वो क्या चीज़ है, बेकार है तो लड़का, ठीक है, उसके दिमाग में उस लड़के को नेगेट करना शुरू किया धीरे धीरे, ठीक है। और इसने उसको जो है पॉजिटिव करना शुरू किया, और अब इसने जो है अपनी तरफ उसको खींचना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उस लड़के से उसका ध्यान बिल्कुल हटाना शुरू हो गया। ये ऑपरेशन चला 1 साल तक। अच्छा। हाँ, ठीक है, धीरे धीरे उसका ध्यान हटना शुरू हो गया, एंड शी यू नो वी कुड टेक हर आउट ऑफ दैट बॉय फॉर एवर, ठीक है। सो दिस इज हाउ अंडरकवर एजेंट्स आर यूज्ड, दे आर यूज्ड फॉर वेरी वेरी गुड पर्पसेस, इट्स नॉट हनी ट्रैपिंग एट ऑल। एंड 1 साल तक भी उन्हें अंडरकवर रहना पड़ सकता है। हाँ, मतलब देखो एक अंडरकवर एजेंट जब भी इंट्रोड्यूस होता है 3 महीने तो मिनिमम होते हैं, ओके, ठीक है। और ये अंडरकवर ऑप्शन 1 साल 2 साल तक भी चल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन, एंड एज आई सेड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की द बजट ऑफ द केस। एक अंडरकवर एजेंट कितना कमा लेता होगा ऑन एन एवरेज? देखो अंडरकवर एजेंट जो है ना ये डिपेंडेंट है कि किस पोजीशन पे। अब एक पियून लेवल का अंडरकवर एजेंट है,
ठीक है, और एक अंडर कवर एजेंट है जो हाई प्रोफाइल मॉडल है, ठीक है। तो जो एक प्यून लेवल का पर्सन है, ऑब्वियसली उसकी अर्निंग कम होगी, दैट विल, बट उसकी अर्निंग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा होगी। कितना? ठीक है, 1 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, जो आदमी 20,000 रुपये का है उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं ऐसे काम करने के लिए, अंडर कवर एजेंट बनने के लिए। ठीक है, और अगर कोई हाई प्रोफाइल मॉडल है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल्स एक्सपीरियंस, उसका स्टेचर क्या है, उसका कितना बड़ा वो एक्टर है, किस जगह पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ही मे बी पेड बिटवीन 3 लाख रुपीज़ टू 20 लाख रुपीज़ अ मंथ। ओके, एंड टेल मी अबाउट दिस ऑल्सो, क्योंकि हम मनी के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव केस जो आपने आज तक कवर किया है, जिसमें मतलब जो पार्टी थी सामने, उन्होंने आपको सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो पे किया हो? देखो ऐसे तो गिव मी अ बॉलपार्क फिगर। ऐसे मैं जो है ना ऐसे नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। हाँ, दिस इज़ नॉट राइट टू से इट ओवर द कैमरा, बट दे हैव मैनी सच क्लाइंट्स। ठीक है, और बहुत सारे क्लाइंट्स का इक्वल अमाउंट आता है डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द केस और इन्वेस्टिगेशन। बट इज द मनी लाइक ह्यूज? हाँ, बहुत ह्यूज मनी भी इन्वॉल्व होता है और बहुत छोटा मनी। प्री मैट्रिमोनियल केसेस आर चीपेस्ट केसेस। हाउ मच दैट कॉस्ट? प्री मैट्रिमोनियल केसेस ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि जिसके ऊपर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कहाँ रहता है, उसकी फैमिली कहाँ रहती है। ठीक है, वो इफ दे आर इन द सेम सिटी द प्राइस आर लो। जितनी नंबर ऑफ सिटीज़ को आपको एक प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में कवर करना होता है, उसने स्कूलिंग कहीं और से करी है, अपने इनिशियल चाइल्डहुड डेज या अपनी एडोलेसेंट एज उसने किसी एक सिटी में बताई है, बट वो बाद में दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गए। तो कितनी सिटीज़ में जाके आपको इन्वेस्टिगेशन एक पर्सन की करनी पड़ती है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, ठीक है, और फिर इस बात पे भी डिपेंड होता है भाई पर्सन पहले डिवोर्स तो नहीं था। ठीक है, तो एक डिवोर्स पर्सन की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है। तो प्री मैट्रिमोनियल जो होते हैं वो इस 80,000 रुपीज़ इज़ द मिनिमम फी दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम, एंड इट मे गो अप टू एनी एक्सटेंट कि हमें फाइंडिंग्स उसमें क्या क्या करनी है। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड ऑन एन एवरेज मतलब अराउंड 50,000 80,000 यही चार्जेस होते हैं केसेस के? नहीं, अच्छा, इससे कम होते हैं? इससे ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होते हैं। 80,000 इज द मिनिमम। ओके ओके, राइट, वो प्री मैट्रिमोनियल केसेस में जो बेसिक चेक्स है उसमें अब आपको कितना डीप जाना है। राइट, ठीक है, कितना डीप जाना है कि बिल्कुल पूरी फाइनेंशियल प्रोफाइल चाहिए जी आपको। हमारे को तो ये भी बता दो कि फैमिली के एसेट्स कैसे हैं, इनके बिजनेस में कितना टर्नओवर है, इनका जो है प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कोई बैंक से मॉर्गेजेस तो नहीं है, ठीक है, इनके यहाँ कोई डिफॉल्ट तो नहीं किए इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पता करना चाहते हो। ओके, ठीक है, तो उस हिसाब से आपके चार्जेस इंक्रीज भी हो सकते हैं। राइट। टेल मी अबाउट कि आपकी करियर का सबसे लेट्स से कि वियर्डेस्ट केस कौन सा था? वियर्डेस्ट केस थोड़ा सा हिलेरियस है वो। ओके, ठीक है, तो हिलेरियस भी है, वियर्ड भी है। इन्वेस्टिगेशन भी बड़ी करी थी उस केस में। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक लेडी हमारे पास आई, शी वॉज क्राइंग प्रोफ्यूजली, शी वॉज क्राइंग। अब क्या होता है कि जो विक्टिम्स होते हैं रोते ही हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हु आर अंडर डिस्ट्रेस। ठीक है, तो यू नो, और वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स आवर क्लाइंट्स। हम उनकी प्रॉब्लम को ना अपनी प्रॉब्लम नहीं मान के चलते हैं। हमारे को ऐसा लगता है कि अगर हमारे क्लाइंट दुखी है तो हम खुद भी दुखी हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या है कि शी वॉज क्राइंग और शी टोल्ड कि भाई मेरे जो हस्बैंड है वो उनका कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। आई वांटेड टू फाइंड आउट कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसके साथ चल रहा है, कहाँ चल रहा है। मैंने अभी डिस्कवरी करी है इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, आप प्लीज़ मुझे पता करके बताओ भाई कहाँ पे चल रहा है। मैंने कहा बट आपको लगता क्यों है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? कहती है कि मुझे उसी गाड़ी में से यूज्ड कॉन्डम मिला है। ओके, ठीक है, और कहती है कि एक दिन वो आया एंड ही वॉज वेयरिंग हिज अंडरवेयर उल्टा, मतलब लाइक अपसाइड डाउन। ओके, ठीक है, तो कहते हैं कि वो इसका क्या रीज़न हो सकता है? दैट मीन्स ही इज़ हैविंग एन अफेयर। ठीक है, और कार में से मुझे यूज कॉन्डम मिला है तो इसका मतलब ही इज़ हैविंग यू नो सेक्स विद समवन इन द कार। ठीक है, तो अब हमारे को भी लगा कि हाँ तो बिल्कुल सही बात है यार, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब तो 100% यू नो ही इज़ हैविंग एन अफेयर। अब हमने क्या किया, हमने कहा जी ठीक है इसको फॉलो करके देखते हैं। हमने 15 डेज़ का टास्क लिया उसको फॉलो करने का। हम 15 डेज़ हमने उसको फॉलो किया। वो ऑफिस जाता है और ऑफिस से फिर जिम जाता था, जिम से घर आ जाता था। रेगुलर मूवमेंट्स थी। हमारे को 15 दिन में कुछ पता नहीं चला कि इसका अफेयर है। हमने सोचा जिम के अंदर हो सकता है कोई गर्ल हो जिसका इसका अफेयर। हमने जिम के अंदर अपने एक एजेंट को भेजा उसकी इंक्वायरीज करने के लिए, तो पता चला कि वहाँ पर भी कुछ नहीं करता, जाता है और वापस आ जाता है वहाँ से, कोई अफेयर नहीं है 15 दिन तक। अब जो कोई अफेयर ही निकला, नॉर्मली 15 दिन में क्या होता है जब आप किसी को 15 दिन की वॉच में रखते हो ना, 90% से भी ऊपर लोग पकड़े जाते हैं। बिकॉज 15 डेज इज क्वाइट ए लॉन्ग टाइम पीरियड। एटलीस्ट एक बार तो पकड़ा ही जाता है इंसान 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो 15 दिन में लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। फिर हमने कहा उससे कि भाई आपको किस डेट पे वो कॉन्डम मिला था। उसने हमें एक स्पेसिफिक डेट बताई। ठीक है, तो हमने जो है उस स्पेसिफिक डेट के उससे कार के GPS के लॉग्स निकाले। ठीक है, कि कार कहाँ थी।
ठीक है, तो हमें पता लगी वो एक टॉल प्लाजा पे गई थी गाड़ी, ठीक है, उस दिन एक टॉल क्रॉस किया था उसने गाड़ी ने, ठीक है। अब हमने उसके टॉल से ये पता किया कि भाई उस टॉल पे हम गए, हमने उस टॉल से वहाँ के जो स्टाफ था उसको कल्टीवेट करके उसकी CCTV क्लिपिंग्स निकाली। तो हमें जो है अंदर एक मेल और एक फीमेल बैठे हुए दिखाई दिए उसकी कार के अंदर, एक लग्जरी कार थी, ठीक है। हमने मेल और फीमेल बैठे हुए दिखाई दिए, हमने वो वीडियो क्लिपिंग निकाल ली। अब हमने वो वीडियो क्लिपिंग निकालने के बाद, ठीक है, मेरी टीम ऑफिस में लाई। देन हमने क्या किया कि जो हस्बैंड था, अच्छा हमने जो वीडियो क्लिपिंग निकाली ना, हमें अंधेरा था, इतना लाइट ज़्यादा नहीं पड़ती, तो हमें लेकिन ये नहीं लगा कि उसका हस्बैंड है इसके अंदर, हमें लगा कोई और है ये, ठीक है। लेकिन आप फिर भी डाउटफुल होते हो, बिकॉज जब लाइट पूरी नहीं पड़ती तो आप आइडेंटिफाई करने के भी आपके तरीके वो होते हैं ना कि भाई 100% तो नहीं पता चल रहा है, 80% इसका हस्बैंड नहीं है, ये 20% हो भी सकता है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ थिंग थी। तो हमने क्या किया कि फिर हमने उसके हस्बैंड की लोकेशन निकाली उस दिन की, तो पता चला कि हस्बैंड की जो लोकेशन थी उसके ऑफिस की थी, ठीक है। फिर हमने जो उससे गार्ड से इंक्वायरी करी, जब हमने उससे गार्ड से इंक्वायरी करी तो गार्ड कहता है कि और घर के जो उसके वो थे प्यून्स वगैरह थे, कल्टीवेट करके हम इंक्वायरीज करते, पता चला कि जी इनके फ्रेंड आते रहते हैं, इनकी गाड़ी कहीं पर ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो जो फ्रेंड है उस दिन पे फिर हमने इन्वेस्टिगेशन करी उसकी कि भाई उसका फ्रेंड कौन है, उसके फ्रेंड की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला ये उसका पर्टिकुलर फ्रेंड है। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड की भी इन्वेस्टिगेशन कर ली, तो हमें गर्लफ्रेंड की पिक्चर मिल गई, फ्रेंड की पिक्चर मिल गई, हमने उसको CCTV की पिक्चर से मैच कर गई। अच्छा, ठीक है, तो बेसिकली उसका फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया था उस गाड़ी में उस दिन, ठीक है। अब हमने जो है ना फिर उसके जिम में जाके इंक्वायरी करी, हमने लेडी को रिजल्ट्स प्रेजेंट किए, हमने कहा जी आप रिलैक्स हो जाओ, आपका हस्बैंड नहीं था, ठीक है, वो उसका फ्रेंड था जो गाड़ी लेके गया था उस दिन, और ये उसकी CCTV क्लिपिंग्स है, ये अपनी गर्लफ्रेंड के बैठा हुआ, ये इनकी ओरिजिनल पिक्चर्स हैं। कहते लेकिन इसका अंडरवेयर क्यों उल्टा था, ठीक है। तो फिर हमने वो जो जिम से इंक्वायरी करी थी तो पता चला कि वो वहाँ पे जाके स्टीम और सोना लेता है, और वहाँ पे वो जल्दी जल्दी में हेस्टली पहन के चला गया था अपना अंडरवेयर उल्टा। ओके, राइट, सो दिस वाज अ काइंड ऑफ हिलेरियस केस ऑल्सो, ठीक है। और ये जो था एक सस्पिशन टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग वाला केस भी था, कि एक सस्पिशन था, इट टर्न्ड आउट टू बी अ रॉन्ग सस्पिशन। तो नॉट एवरी टाइम व्हाट वी सी विद आवर नेकेड आइज इज ट्रू, यू हैव टू गो बियॉन्ड द थिंग्स टू इन्वेस्टिगेट कि व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रू। और ये जो इंसिडेंट था ना, ये मैरिज ब्रेक करा देता, करेक्ट, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने मैरिज बचा ली। सो बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे मतलब कुछ था नहीं, इट्स जस्ट कि वो शक के उसमें आ जाते हैं। ज्यादातर केसेस जहाँ पर लोग हमारे पास आते हैं वो वही होते हैं जिसमें 90% में रिजल्ट आते हैं, बट 10% ये ऐसे होते हैं जहाँ पे आदमी का सिर्फ एक मेयर सस्पिशन होता है, ठीक है। तो 90% देखो धुआं तो वही होता है जहाँ आग होती है, राइट। सो 90% केसेस में जब लोग हमारे पास आते हैं तो दे आर नॉर्मली कन्फर्म्ड कि हाँ है ही अफेयर, और उनको कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। लेकिन 10% केस ऐसे भी आते हैं जो जिसमें लोगों को सिर्फ शक होता है एंड दे टर्न आउट टू बी अनट्रू। एंड इफ आई हैव टू आस्क यू वेरी जेंडर वाला क्वेश्चन, ज्यादा केसेस कौन लेके आता है आपके पास में, इज इट द मेन और द वुमेन? इक्वल, ठीक है, इक्वल केसेस आते हैं हमारे पास, कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है इसमें किसी भी तरीके की। और मेरे ख्याल से इस टाइम पे जो है हम केसेस, अगर नंबर ऑफ केसेस की बात करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ केसेस में और वैल्यू ऑफ केसेस में भी, ठीक है, इस इंडस्ट्री में वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है, एंड एज वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट GST पेयर्स ऑल्सो इन दिस डोमेन, राइट। सो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि दोनों सेक्सेस इक्वल नंबर ऑफ केसेस लेकर आते हैं। मुझे ये भी बताना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने इतने सारे केसेस कवर किए आपके लाइफ में, यू आर द एक्सपर्ट ऑन डिटेक्टिंग कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम इंसान जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर उन्हें डिटेक्ट करना है कि उनके सामने जो इंसान है वो जो उनसे जो बात कर रहा है वो सच बात कर रहा है या झूठ बात कर रहा है, वो डिटेक्ट कैसे करे? कौन से 2-3 साइंस होते हैं जो बता दे उन्हें? देखो मैं एक बात बताता हूँ कि क्या होता है कि ऐसे ना आप हर चीज़ के ऊपर सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को एक 100% ये चीज़ मान के नहीं सकते सामने वाला सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अगर आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से जज कर सकते होते, ठीक है, तो पुलिस को पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की, नार्को टेस्ट कराने की जरूरत ही क्यों पड़ती? करेक्ट, ठीक है, नार्को टेस्ट पुलिस क्यों कराती है? पुलिस को तो सारे मेजर्स है ना सच पता करने के, फिर पुलिस को नार्को टेस्ट के लिए कई बार अप्लाई करना पड़ता है, कई बार पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना पड़ता है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज को क्या आप एक 100% क्राइटेरिया मान के चल सकते हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है? लोग कहते हैं कि भाई आई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, सामने वाला अगर झूठ बोल रहा है तो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है, शिवर करेगा, उसे पैर शिवर करेंगे, ठीक है, पैरों को बार बार हिलाएगा,
ठीक है, हाथों को आपस में ऐसे ऐसे वो करेगा, तो आपकी अनईजीनेस से पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। ठीक है, बट मैं ये कहता हूँ ये शॉर्ट तरीका नहीं है। मैं पब्लिक को ना किसी भी गलत डायरेक्शन में गाइड नहीं करना चाहता कि वो किसी को भी सामने अगर पर्सन हो वो नेचुरली भी अगर ऐसे बिहेव कर रहा है उसको झूठ ही मानना शुरू कर दें कि ये झूठ बोल रहा है मेरे से। ठीक है, झूठ को 100% पता करने का, सच और झूठ को, ठीक है, ये कोई बॉडी लैंग्वेज इज नॉट द सॉल्यूशन टू दैट। ठीक है, सो झूठ को पकड़ने के लिए इतने एडवांस टेस्ट हो गए हैं अब। ठीक है, वो एडवांस टेस्ट की इजाद ही ना होती, इन्वेंट ही ना होते वो लोग टेस्ट, अगर झूठ बोलने का कोई शॉर्ट तरीका, पकड़ने का कोई शॉर्ट तरीका होता तो। मेक सेंस। एंड जितने भी आपने केसेस कवर किए, अगर हम उसको एक ह्यूमन लेवल पे देखें तो जो भी लोग थे जिन्होंने ये क्राइम्स कमिट किए, वाई डू यू थिंक उन्होंने ये क्राइम्स कमिट किए थे? मतलब कुछ तो ऐसा उनमें अलग होगा ना, कि मतलब ऑन अ वेरी बेसिक ह्यूमन लेवल कुछ तो उनमें अलग होगा जो उन्हें अच्छे लोगों से डिस्टिंक्टली अलग करता हो। देखो, कुछ लोग साइकेट्रिकली इल होते हैं, कुछ लोगों की लस्ट होती है। लस्ट किसी भी चीज़ से होती है, सेक्स की लस्ट हो सकती है और मनी की लस्ट हो सकती है। ठीक है, और ज़्यादातर लोग, लेकिन इसमें से एक बात ज़रूर है कि सारे के सारे लोग वो सेल्फिश होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, सो सेल्फ सेंटर्ड क्रीचर्स होते हैं ये लोग। ठीक है, सो द थिंग इज़ कि यू नो अल्टीमेटली व्हाट makes you commit a crime of any sort? It is only the lust. मैक्सिमम क्रिमिनल्स नार्सिसिस्टिक होते हैं? नहीं, मैक्सिमम, देखो बहुत सारे लोग ना अपने सर्कमस्टांसेस में भी क्राइम कर देते हैं। मैं नहीं कहूँ नार्सिसिस्ट होते हैं, वो भी होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो क्रिमिनल्स बाय द फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस ही बन जाते हैं। ठीक है, उनका इच्छा नहीं होती लेकिन उनको बनना पड़ जाता है। ठीक है, बिकॉज उनके सर्कमस्टांस ऐसे हो जाते हैं। राइट, सो आई वुड नॉट से कि एवरीवन इज अ नार्सिसिस्ट, एवरी क्रिमिनल इज अ नार्सिसिस्ट। एंड आपने एक चीज़ बीच में कही कि आप ड्राइवर्स नहीं रखते अभी, तो इतने सालों का करियर एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर एंड गोइंग थ्रू सो मेनी केसेस, इसने आपको भी मतलब एक तरह से मतलब वो पैरानोया वाले उसमें डाल दिया है कि मतलब नाउ यू आर ऑल्सो पैरानोइड कि किस पे यकीन करे किस पे नहीं करे? बिकॉज आपने तो एकदम रॉ मोमेंट्स देखे हैं ना ऑफ इंसानियत। कैलकुलेट रिस्क लेना चाहिए। हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे हम क्लाइंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को गाड़ी में बैठ के डिस्कस करते हैं। कई सारे क्लाइंट से हमारी बात गाड़ी में बैठ के ही होती है। ठीक है, दे डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद अस व्हाइल वी आर सीटेड इन द कार, या हम अपनी टीम से ही बात करते हैं किस केस में क्या अरेंजमेंट करना है, कहाँ पे जाकर क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम गाड़ी में बैठ के करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी वुड नॉट लाइक एनी थर्ड पर्सन टू हियर टू आवर केस स्टोरीज, या हम क्या करने वाले हैं। तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड अलर्ट बिकॉज ऑफ दैट। हैड वी बीन अ नॉर्मल पर्सन, हमारी लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है, ना ही हमने किसी अगेंस्ट कोई गलत किया, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा कि आपको ड्राइवर रखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल रखना चाहिए, आपको मेड सर्वेंट भी रखना चाहिए, आपको ड्राइवर भी रखना चाहिए, बट आपको ये देख के रखना चाहिए कि जो एक तो आप उनके सामने कोई खास ऐसी बात मत करो जो कि आपके अगेंस्ट यूज हो सके। आपके कल को आप उनके सामने अपने फाइनेंसेस की बात मत करो, अपने बैंक बैलेंसेस की बात मत करो, अपने बिजनेसेस की बात मत करो। ठीक है, अपने सीक्रेट, कोई भी सीक्रेट जो आप छुपाना चाहते हो उसके बारे में बात मत करो। नॉर्मली आप बात करो एंड यूज देम। एंड कोई ऐसा मतलब टाइम रहा है जहाँ पे यू वर कवरिंग अ केस जिसमें आपके ऊपर मतलब लाइफ एंड डेथ वाला थ्रेट हो? बहुत सारे केसेस रहे हैं, हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क केसेस रहे हैं। एक केस में तो ऐसा भी हुआ था कि हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने हमारे को ये बोल के आया हमारे पास, ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन कंपनी। राइट, सो मैनेजिंग डायरेक्टर इन द सेंस कि यूएस बेस्ड कंपनी थी, पर उसमें उन्होंने इंडिया में उसको मैनेजिंग डायरेक्टर की डेजिग्नेशन दे रखी थी। ही वॉज नॉट अ मेजर शेयर होल्डर ऑल दो। ठीक है, सो वो जो था उसकी सैलरी वैलरी बहुत हाई थी। ठीक है, एक्स आर्मी ऑफिसर था। ठीक है, आर्मी ऑफिसर था भी या नहीं था, आई डो नॉट नो। ठीक है, सो ये जो पर्सन था ये हमारे पास आए ये कह के कि मुझे जो है मेरे जो ना बिजनेस के सीक्रेट्स लीक हो रहे हैं, मुझे अपनी सेक्रेटरी की इन्वेस्टिगेशन करानी है। ठीक है, सो वो ये कहता है हमसे कि ये जो सेक्रेटरी है ये हमारे बिजनेस कंप्यूटर्स को हमारे कंपनी के सीक्रेट्स पास ऑन कर रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये ऑफिस से निकलती है तो हमारे किस बिजनेस कंप्यूटर से जाके मिलती है। ठीक है,
कॉर्पोरेट केसेस हम करते हैं और हमारा मेजर पोर्टफोलियो कॉर्पोरेट केसेस का है। तो हमें लगा कि ये बड़ी रेगुलर रिक्वायरमेंट, बड़ी जेन्युइन रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, उसने पेमेंट भी अपनी कंपनी से करी, कंपनी के नाम से फॉर्म भी भरा। ठीक है, तो हम जो है वो हमें लगा कि ठीक है पैरेलल बिजनेस का मामला है, विल सी टू इट। हमने जो है उसको उसकी सेक्रेटरी को फॉलो करना शुरू किया। तो फॉलो करना शुरू किया तो उसकी 2-3 दिन तो मूवमेंट क्लीन निकली। चौथे दिन जो है वो एक लड़के से मिली एक गाड़ी में जाके, उसका स्मोक कर रही थी और ड्रिंक कर रही थी। ठीक है, वो जो लड़का था उसका बॉयफ्रेंड था। ठीक है, सो हमें पता चल गया था उनकी बॉडी लैंग्वेज, दैट्स अ बॉयफ्रेंड। तो वो कहता है जी उसका ना एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया। कहता मुझे यही वीडियो चाहिए, मुझे इसी की वीडियो चाहिए, मुझे इसी की वीडियो चाहिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि यार ये कंप्यूटर तो है नहीं, ये तो लग नहीं रहा कंप्यूटर। ठीक है, तो इसकी वीडियो लड़की की प्राइवेट मूवमेंट्स हैं, इसकी वीडियो हमें क्यों बनानी है। ठीक है, फिर भी ऑन अ सेफर साइड हमने लेके रख ली, दी नहीं उसको उस दिन। ठीक है, फिर जो 3-4 दिन बाद फिर ऐसे ही इवेंट हुआ। ठीक है, तो फिर वो जो फिर से बॉयफ्रेंड से मिली, उस टाइम वो होटल में गए किसी में। तो लड़का अब उसका बॉयफ्रेंड लेके गया। जब वो होटल में जा रही थी तो हमने उसके वीडियोस बनाए अंदर। वीडियोस हम बना नॉर्मली हम लगा किसी से मिलने जा रहे होंगे तो वीडियोस बना लिए। मुझे यही पता करना है कि ये जो है ये किसके साथ जा रही है, कौन से रूम में गई है, बताओ मुझे कौन से रूम में गई है। ठीक है, मैंने उसकी ना एंग्जाइटी देखी एक बड़ी स्ट्रांग उस लड़की की तरफ। तो मुझे लगा कि ये कॉर्पोरेट केस तो नहीं है, इसका कुछ पर्सनल एंगल इन्वॉल्व है इस केस में। एक हिंच हो जाता है आपको इतने टाइम तक केस करते करते। हमने तो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं दी। ठीक है, हमने कहा जी हम इस केस पे काम नहीं कर सकते, यू टेक योर मनी बैक। ठीक है, हमें नहीं करना ये काम। ठीक है, ही गॉट सो एजिटेटेड, उसने मेरे ऑफिस में बार्जिन किया। ठीक है, ही ब्रोक ओपन माई डोर ऑफ द ऑफिस, ही केम विद 2 गनमैन अलॉन्ग विद हिम विद पिस्टल्स। ठीक है, हाँ, ही ब्रोक ओपन माई डोर। ठीक है, मेरा कैबिन बहुत बड़ा है। ठीक है, मेरे कैबिन में आ गया, कैबिन में आके और कैबिन बंद कर दिया। अंडर साउंड प्रूफ कैबिन तो बाहर आवाज़ें नहीं जाती हैं। ही हेल्ड मी कैप्टिव ऑन द गन पॉइंट। ठीक है, और गन पॉइंट पे कि मुझे सारे एविडेंसेस चाहिए, मुझे सारे वीडियोस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मैंने कहा जी हमने बनाए नहीं। कहते नहीं बना, आपने बनाए हैं, आप झूठ बोल रहे हो। मेरे मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में उठा के चेक करने लगा, मेरे सारा जो है नीचे मेरी सारी ड्रॉर चेक करने लगे उसे गनमैन। हर चीज़ सारी तहस नहस कर दी। कभी टीवी में चेक कर रहे हैं, कोई भी उसमें मेमोरी कार्ड पड़ा, पेन ड्राइव पड़ा, उसको लगा लगा के चेक कर रहे हैं। ठीक है, जब और 1.5-2 घंटे हो गए इस बात को करते करते, तो अब बाहर का ऑफिस का स्टाफ भी वो हो गया। ठीक है, पर्टर्ब हो गया कि भाई चल क्या रहा है अंदर, इतनी देर से कोई निकल नहीं रहा है बाहर। उन्हें दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। अच्छा, उन्होंने मेरी वाइफ को इन्फॉर्म किया कि जी ऐसे ऐसे चल रहा है कैबिन में कुछ। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है सर, गेट नहीं खोल रहे हैं। ठीक है, तो मेरी वाइफ ने जो है हमारे उसमें कैबिन में सीक्रेट कैमरास लगे होते हैं, बक्स लगे होते हैं, उसने उनका एक्सेस किया। तो उसको पता लगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है अंदर। उसने तभी वहाँ पर पुलिस को फ़ोन किया और नीचे सिक्योरिटी को फ़ोन किया। बिल्डिंग की सिक्योरिटी के 15-20 गार्ड आने लगे। इतने में जब उनको एहसास हो गया, जब वो बजने लगी, तो गन पॉइंट पे सारे वो हमारे DVR लेके, जिसमें कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही थी, DVR लेके और सब लेके वहाँ से तीनों लोग भाग गए। ठीक है, और फ़ोन्स भी लेके भाग गए मेरे, कि हम बाद में देखेंगे इसको। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरे फ़ोन में भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो वो जहाँ पे वो जा रहे थे हम उनको सुन पा रहे थे और उनकी लोकेशन भी ट्रेस कर पा रहे थे। तो हमने तभी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने इमीडिएटली FIR रजिस्टर करी। उसके दोनों गनमैन तो तभी पकड़े गए, वो आदमी अलग भाग गया। ठीक है, सो उससे गनमैन को पकड़ के उनके अगेंस्ट तो FIR रजिस्टर हो गई। दे वर सेंट टू जेल। ठीक है, जब वो उनकी अप्रॉक्सीमेटली 20-25 दिन में उनकी बेल हो गई। इतने में ये भागा हुआ था, ही वॉज एन एब्सकॉन्डिंग पर्सन। इसकी वाइफ मुझसे आके मिली। इसकी वाइफ ने मेरे आके जो है हाथ जोड़े, पैर पड़े। उसने बोला जी प्लीज़ आप इसका कोई एक्शन मत लो, आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, सबसाइड। किसी बहुत बड़े सॉलिसिटर ने मेरे को मेल करी कि जी आप इसको मैटर को सबसाइड कर दो, ये कर दो, बिजनेसमैन को फाइट नहीं करनी चाहिए, ये है वो है। फिर जब इसकी वाइफ ने बोला, इसके फिर जब वो बेल पे आ गए बाहर, उन्होंने बताई बात असली मुझे। कहते हैं जी इसने तो जो है ना हमारे को भी उस दिन जॉब से निकाल दिया। ठीक है, और हमारे को जो है ये जो है हमारे को भी नहीं पता था ये अंदर करने क्या जा रहा है। जिस तरीके से हम तो इसके एम्प्लॉयज़ ने, हमें इसके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़े। इसका उस लड़की का अफेयर चल रहा था। उसकी वाइफ ने बताया इस लड़की का अफेयर चल रहा था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करा रहा था। फिर हमें भी ये लगा, जब उसकी वाइफ ने इतनी माफ़ी मांगी, हर जगह से प्रेशर आया। ठीक है, तो कहीं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने बीच में इन्वॉल्व हुआ, उन्होंने भी कहा कि भाई छोड़ो मैटर को, ख़त्म कर दो इस मैटर को। तो फिर हमने जो है उससे बैक सीट ले ली एंड वी सबसाइडेड दैट मैटर। बट यू कैन फेस एनी टाइम। और ऐसे एक इवेंट नहीं, ऐसे कई सारे इवेंट हैं जिसमें हम लोगों के ऊपर ऐसे अननेसेसरी हमारे ऊपर वो आया है, हम वी हैव बीन इन टू रिस्क। तो ऐसा तो फिर होता ही होता होगा कि मतलब आपने जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया आपके इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू,
फिर उसने रिवेंज लेने का प्लान बना लिया आपसे, मतलब हो सकता है उसे जेल हो जाए, उससे छूट के आने के बाद में वो करे कुछ। देखो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, डिस्क्रीट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्रिमिनल्स ठीक को है। पता नहीं चलता। उनको जिसको जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता उसकी इन्वेस्टिगेशन किसने करी है। वी ऑलवेज मेंटेन डिस्क्रीटनेस। ओके। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अ डिटेक्टिव कि वो ये डिस्क्रीटनेस मेंटेन करके चले, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इतने सारे केसेस की यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ना कि कोई मतलब कहीं से भी पकड़ ले कुछ। इनमें जितने भी केसेस मैंने आज तक आपको बताए हैं, किसी पॉडकास्ट में बताए ना, कोई भी बैक ट्रेस नहीं कर सकता उन केस को। मैं वो केसेस डिस्कस ही नहीं करता हूँ जो बैक ट्रेस हो सकते हैं। ओके। राइट। रोज लोग अपनी एजम्पशंस लगा सकते हैं, कहीं बैक ट्रेस नहीं कर सकते उन केसेस को। राइट। राइट। सो obviously as an investigator it is my duty to protect the identity of my clients and the discreteness of a case. What I'm telling you is just the stories of the cases that we have handled. These are true stories, but you cannot relate these stories to anyone. राइट। और ऐसी स्टोरीज इंडिया में एक नहीं मल्टीपल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो एक आदमी को आप कभी पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इसकी स्टोरी होगी। बट देर इज ऑलवेज द रिस्क इन्वॉल्व कि अगर गलती से भी ये केसेस के बारे में जो क्रिमिनल था उसे पता चल जाए तो वो रिवेंज लेने का प्लान बना सकता है। इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। वो बिल्कुल बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता, ठीक है। अगर आपने अगर कोई रिवेंज लेना चाहे तो ज़रूर आपसे ले सकता है, बट हम एक्चुअली में उसके दुश्मन नहीं है ना। दुश्मन तो वो है जिसने इन्वेस्टिगेशन कराई, ठीक है। और वैसे भी हमारी इन्वेस्टिगेशन ना अटैकिंग नहीं होती, डिफेंसिव होती हैं। इसको एक्सप्लेन करिए। मतलब डिफेंसिव मतलब कि हम किसी की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी को हार्म पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास आता है, कहता है जी हमारे को ना मेरे बिजनेस कॉम्पिटिटर के वेंडर्स और सप्लायर्स की लिस्ट दे दो, ठीक है, और कस्टमर्स की लिस्ट दे दो। मेरे को उसके सारे कस्टमर्स को वो पोच करना है या उसके वेंडर्स को पोच करना है। हम नहीं करते बिकॉज इट इज़ अनएथिकल। हमारे पास कोई आता है कि जी मेरे गर्लफ्रेंड की शादी कहीं हो रही है, उसका जिसके यहाँ शादी हो रही है उसका नंबर दे दो या उसका नाम दे दो, उसका एड्रेस दे दो, ताकि मैं उसके यहाँ जाके ये बोल सकूँ कि इसकी ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी रिश्ते तोड़वा सकूँ। अब अनएथिकल, वी डू नॉट डू इट। जहाँ पर भी कोई भी हमारे पास आता है, हमारे को ये सामने वाले को ये इन्फॉर्मेशन लाओ ताकि हम उसको दबा सकें, ठीक है। हम नहीं करते ऐसा केस जहाँ पे वी आर इनटू एन अटैकिंग मोड, वी आर डूइंग टू कॉज हार्म टू समवन, ठीक है। हम वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं जहाँ पे वी आर हेल्पिंग समवन, ठीक है। जैसे कि लोग विक्टिम्स हैं सोसाइटी के, अपने बिजनेसेस के। कोई किसी को चीट कर रहा है, उसके एम्बेजल कर रहा है फंड्स उसके बिजनेस से, मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है फंड्स को, ब्राइबरी में इन्वॉल्व है उसके बिजनेस, नकली माल परचेज कर रहा है कंपनी में, लो क्वालिटी का माल परचेज कर रहा है कंपनी में और ब्राइब्स ले रहा है वेंडर्स के साथ, ठीक है। या फिर कोई वाइफ अपने हस्बैंड से परेशान है, हस्बैंड अपनी वाइफ से परेशान है, कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इस तरीके के केसेस जहाँ पे हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं वो हम केसेस अंडरटेक करते हैं। जहाँ पे कोर्ट में एविडेंस लगाना है वो हम केसेस अंडरटेक करते हैं। जहाँ पे आदमी को अपनी ज़िंदगी का बहुत मेजर डिसीजन लेना है वो केसेस हम हैंडल करते हैं, जहाँ पे हमारे क्लाइंट की हेल्प हो रही है, ना कि वो किसी को कुछ बिगाड़ना चाहता है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड फिल्म से ज़्यादा रियल लाइफ में ड्रामा होता है ये सब केसेस देखने के बाद? बिल्कुल, डेफिनेटली। बॉलीवुड में जो है वो तो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बॉलीवुड में या जो मूवीज़ में आप लोग देखते हो ना, दैट इज़ अ पर्टिकुलर केस, ठीक है। उसके अगेंस्ट कैसे इन्वेस्टिगेशन हुई और उसको कैसे सॉल्व किया गया, आपको एक बड़ी थ्रिलिंग सी स्टोरी प्रेजेंट करी गई, ठीक है। बट वो सिर्फ एक स्टोरी है। जो साल में आप कितनी सस्पेंस मूवीज़ देखोगे, 20, 25, 30, ठीक है। हम हर महीने, ठीक है, 70 से 80 केसेस ऐसे थ्रिलिंग हैंडल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप थ्रिलिंग केसेस की बात कर रहा हूँ, ऑल नंबर ऑफ ऑल केसेस की बात नहीं कर रहा। ऑल केसेस तो बहुत कहीं 100 में जाते हैं, लेकिन सिर्फ थ्रिलिंग केसेस की बात कर रहा हूँ। राइट। तो हमारे पास वो 70 से 80 हर महीने स्टोरीज बनती हैं। वो जो वीडियोस आते रहते हैं जिसमें कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स है या स्पाईक्राफ्ट में जो भी इन्वॉल्व है वो कुछ गैजेट्स बताते रहते हैं, तो ऐसे गैजेट्स सच में यूज़ होते हैं? मुझे नहीं पता कि कौन से गैजेट्स की आप बात कर रहे हो, लेकिन गैजेट्स बहुत सारे तरीके के हो गए हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। किसी भी तरीके का स्पाई कैमराज अवेलेबल हैं। आप स्पाई कैमरा को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ में कैमरा आप लगा सकते हो, ओके। ठीक है। आप इतने माइक्रोस्कोपिक कैमराज हो गए हैं कि आप इसमें लगाना चाहो इसमें लगा सकते हो, आपके माइक में लगाना चाहो आप कैमरे में लगा सकते हो, आप टीवी में लगा सकते हो, आप अपने टाटा स्काई के बॉक्स में लगा सकते हो, फॉल सीलिंग में, एसी में, किसी भी शो पीस में, किसी पेंटिंग में।
ठीक है, कार के डैशबोर्ड में, किसी भी चीज़ में आप कैमरा लगा सकते हो, कार के बैक मिरर में कैमरा लगा सकते हो, ठीक है। सो कहीं पे भी कैमरा लगा सकते हो। GPS ट्रैकर्स हो गए हैं, ठीक है, GPS ट्रैकर से आप किसी की मूवमेंट ट्रेस कर सकते हो, ठीक है, किसी की भी कार की मूवमेंट ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो दे आर हाईली एडवांस्ड डिवाइसेस। पर व्हेन इट कम्स टू, मतलब जब सब कुछ बॉयल डाउन होता है, तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट ज़्यादा काम में आता है या ये जो गैजेट्स है वो? ह्यूमन इंस्टिंक्ट जब होती है तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। गैजेट्स आर मेथड ऑफ फाइंडिंग द ट्रुथ। ओके। ठीक है, इंस्टिंक्ट आपको क्या बता सकती है कि सामने वाला पर्सन कुछ गलत कर रहा है। मेरी इंस्टिंक्ट है कि दैट ही इज़ रॉन्ग, बट मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर, इट्स अ सस्पिशन, हाउ विल यू फाइंड इट आउट? तो गैजेट्स, मेथड्स जो आप इम्प्लीमेंट करते हो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उससे आप ये फाइंड आउट कर पाते हो कि आपकी इंस्टिंक्ट सही है या नहीं है। ओके। ठीक है, तो दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। इंस्टिंक्ट इज डिफरेंट, ठीक है, गैजेट्स आर मेथड। राइट। एक पॉलिटिशियन का केस ज़्यादा डेंजरस होता है, एज इन जहाँ पे आपको पॉलिटिशियन को फॉलो करना है, या किसी अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल का? देखो, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट हम केसेस लेते नहीं हैं। क्यों? ठीक है, हमारा ये प्रोटोकॉल इंटरनल कि हम पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, और पीपल एनी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिव यूनिट में हो, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, GST में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो जो कि एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट है गवर्नमेंट का, या सिक्योरिटी फोर्सेज है, ठीक है, या किसी सेंसिटिव पोजीशन है, DRDO हो गया, कोई साइंटिस्ट है या कुछ है, ऐसे केसेस हम अंडरटेक ही नहीं करते हैं। एज रीजन बीइंग बिकॉज वी डू नॉट वांट कि कोई भी हमारे से गलती ऐसी हो जाए जिसकी वजह से कोई भी नेशनल सीक्रेट लीक आउट हो जाए। ओह ओके। ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो कि अपने ऑफिस से क्या सीक्रेट कैरी कर रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, और ये भी नहीं पता कि आपको किस तरीके से वो आपका जो क्लाइंट है उसको यूज़ करे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग किसी ऐसी चीज़ में पढ़ते ही नहीं हैं। हमारा ये प्रोटोकॉल है कि हमें कोई भी ऐसा केस अंडरटेक नहीं करना है जिसमें किसी भी तरीके से हमारी नेशन को थ्रेट आए। राइट। ओके। वन लास्ट थिंग फॉर दिस पॉडकास्ट, जनरल एनी टिप्स फॉर पीपल आउट देयर जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, क्योंकि आई हैव रियलाइज दिस ओवर टाइम कि जब हम इस तरह के पॉडकास्ट करते हैं, इनफैक्ट जब हम ट्रू क्राइम वाले पॉडकास्ट भी करते हैं, पीपल गेट वेरी पैरानॉइड कि अब वो विश्वास किस पे करे, कैसे करे। सिंपल है विश्वास। देखो, मेरे को किसी एक बहुत अच्छे इंसान ने एक बात बताई थी, ठीक है, बहुत साल पहले, और मैंने ना उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, ट्रस्टिंग समवन मे बी डेंजरस, बट नॉट ट्रस्टिंग एनीवन मे बी डिजास्ट्रस। ठीक है, ट्रस्ट तो लिवाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो है हर किसी के ऊपर आप इस भावना से नहीं चल सकते लाइफ में कि मैं इसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करूंगा, अपनी वाइफ पे भी नहीं करूंगा, अपने बच्चे पे भी नहीं करूंगा, अपने माँ पे भी नहीं करूंगा, बाप पे भी नहीं करूंगा, किसी भी ट्रस्ट नहीं करूंगा, अपने बिजनेस पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। आप लाइफ ही नहीं जी सकते। ट्रस्ट तो आपको लिवाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, टू लिव योर लाइफ। और ट्रस्ट जब लिवाई करो तभी राइज भी करोगे। ठीक है, ये भी एक कहावत है। ठीक है, टू मेक द पर्सन ट्रस्टवर्दी इज टू ट्रस्ट हिम। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात ये बोलता हूँ, ट्रस्ट जब करो तो बैकग्राउंड चेक करा लो ना। What is the harm in getting a background check done? Why not know about someone's intentions? You have methods to do that now. There are private investigators who are existing and who can help you out with that. You can check the background of people. You can check their mentality. You can check what have been the person's nature and conduct and behavior in the past, whether he has cheated anyone in the past or not. ठीक है, जिसका जैसा नेचर होगा वो हमेशा चलेगा। अगर कोई क्रुक है ना शुरू से, बचपन से, तो क्रुक ही रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, बहुत कम टर्न अराउंड होते हैं। लार्जर परसेंटेज की जब हम बात करते हैं, बहुत कम टर्न अराउंड होते हैं। ठीक है, जो अच्छा होगा ना, शरीफ इंसान होगा, जो इनोसेंट होगा, शरीफ ही रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जिसने पास्ट में जो क्रिमिनल रहा होगा ना, ठीक है, उसके पीछे के रिकॉर्ड से आप चेक कर सकते हो कि भाई इसका कैसा कंडक्ट रहा है। ठीक है, जिसके नेचर पैसा मारना होता है लोगों के, वो हर किसी के मारता है। ठीक है, और जिसका नेचर होता है ना कि मुझे किसी का एक भी पैसा नहीं रखना, वो किसी का एक भी पैसा नहीं रख पाता। ठीक है, तो नेचर होता है, नेचर को आप बैकग्राउंड से चेक कर सकते हो, उसका चेक करा के। तो इफ़ यू आर इन डिलेमा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गेट हिम वेरीफाइड। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है, मैं तो बताऊं, कितने ऐसे लोग हमारे पास आते हैं। इवन मैं तो एक बात बताऊंगा, 75 ईयर ओल्ड पर्सन, ठीक है,
ही इज़ अ विडोअर, वो अपनी कोई भी अब गर्लफ्रेंड बनाते हैं इस एज में, वो अपनी गर्लफ्रेंड का, ही इज़ अ वेरी बिग टाइकून, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड का बैकग्राउंड चेक हमसे कराते हैं ओके। कि वो उनके पैसे की वजह से तो उनके पास नहीं आ रही, क्या इंटेंशन है क्या नहीं है। हर कोई छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको कोई भी डिसीजन लेना ना अपनी ज़िंदगी में, एक सिंपल बैकग्राउंड चेक करा लो, व्हाट्स अ हार्म, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू एनीथिंग एक्सेप्ट मनी, राइट। डाउन साइड तो नहीं है ना उसकी कोई, अप साइड ही है, तो व्हाई नॉट गेट इट डन। मेक सेंस, या। एंड हम आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो में नीचे में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। श्योर। इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड, अब तक जो आपने पॉडकास्ट देखा है एंड यू फील कि आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है जिसके लिए आपको बैकग्राउंड चेक्स कराने की ज़रूरत है, सर्वेलेंस की ज़रूरत है या कुछ भी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट स्लूथ्स इंडिया। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नमन जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। हमने कुछ और चीज़ें ऑफ द कैमरा डिसाइड की थी कि हम डिस्कस करेंगे, बट उतना टाइम हमें नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपका एक मेजर फोटे है, इट इज़ ऑफ कॉर्पोरेट एस्पियोनाज। तो आई ट्रूली विश कि हम आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट करें, श्योर, बिकॉज दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि जो आपने मुझे कहानियाँ उसमें भी बताई, जो आपने केसेस कवर किए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो बट इस कॉन्वर्जेशन के लिए थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू।